हमने सिर्फ मूवीज में देखा होता है, POW प्रिजनर ऑफ वॉर। देन फिर उन्होंने आपको घेर के कैसा था वो? आई वॉज लाइंग डाउन एंड एक बंदा ऐसे बैनर लेके मेरे मुंह पे, एकदम फील हो गया कि नहीं, मेरा देश नहीं है। कि आपकी क्या एज थी जब आपने आर्मी ज्वाइन की? आई हैड जॉइंड द इंडियन नेवी एज ए बॉय व्हेन आई वाज जस्ट 15 years old। यहाँ पे क्या खबर थी? यहाँ तो बस के भाई गया। कितने दिन रहे आप? 11 महीने एंड सम वीक्स। पाकिस्तान टाइम्स का फ्रंट पे सीज फायर, बांग्लादेश कैप्चर्ड बाय इंडिया, तो वो न्यूज भी हमारे पास आ गई। उसका साइज कितना होता है सेल का? इट वॉज अ सर्कुलर जेल एंड जिस कमरे के अंदर मैं और हमारे कैप्टन मेहरोत्रा थे, उस सेल में भुट्टो साहब रह चुके थे। अब भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, हम लोगों के हाथ पांव सब बंधे हुए हैं, आंखें बंधी हुई है, तो उसने अपनी कार्बाइन पूरी खाली कर ली। आप पूजा करते थे? उसने गन ली, मेरे यहाँ पर रखी, तो ये माँ के बीच में से उसने फायर कर दी। बोलता, ओए तू कॉक करके देती मैंने। ब्रेन वॉश करने का भी ट्राई किया होगा ना उन्होंने? एक बार बोला एक अफसर ने, पाकिस्तान आर्मी में आ जा, तो उन्होंने राम राम साहब, तो बोला अस्सलाम वालेकुम नहीं बोल सकता क्या? कि साहब हमारे ग्रेनेडियर्स में जो ग्रीटिंग है वो राम राम ही है, ये वो मोमडन्स बोल रहे हैं, 48 में नहीं ले सके, 65 में नहीं ले सके, तो तुम 71 में क्या लोगे? मेरे पिताजी कोई पंडित जी के पास गए, उन्होंने बोला कि नहीं, उसके गोली वगैरह लग सकती है लेकिन मर नहीं सकता। मतलब आज भी अगर कोई लड़ाई अगर होगी, आपको लड़ना तो पड़ेगा। लड़ना ही पड़ेगा, कोई फर्क नहीं, कुछ भी कर दें, मार दे तो मार दे। जय माता दी। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है बहुत खास है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। आपने हमेशा सुना होगा प्रिजनर ऑफ वॉर, इनकी स्टोरी सुनी होगी, मूवीज में देखा होगा, बट क्या कभी आप इनसे मिले हो रियल लाइफ में? ये रियल लाइफ हीरो है बेसिकली। इन्होंने वो देखा है जो हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं या हमने मूवीज में देखा है। मैं बात कर रही हूँ कैप्टन GR चौधरी जी की, जो कि आज हमारे साथ हैं, और कैसा था उनका एक्सपीरियंस, कैसा था उनका वो दर्द, वो स्ट्रगल। स्टार्ट करते हैं। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद। जय माता दी। जय माता दी मैम। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी हियर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर, बिकॉज हमने सिर्फ मूवीज़ में देखा होता है POW प्रिजनर ऑफ वॉर, बट किसी ने कभी किसी के मुंह जुबानी नहीं सुना होता है कि कैसे होता है, रियल में कैसा फील होता है। मैं वो सब जर्नी हम जानना चाहेंगे इस पॉडकास्ट में, बट सब कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी क्या एज थी जब आपने आर्मी ज्वाइन की? मेरा जो एंट्री है जी आर्मी में, जब मैं कमीशन हुआ तो मेरा 20 years एज थी जी, और 21st में एंटर कर दिया था। जी बट आई हैड जॉइंड द इंडियन नेवी एज ए बॉय ओके, व्हेन आई वाज जस्ट 15 years old। जी तो मैं जब नेवी ज्वाइन कर लिए थे, जी, तो बॉयज़ में माइक बैच था और विशाखापट्टनम से ट्रेनिंग होके वहाँ मुझे टेक्निकल इलेक्ट्रिशियन, रेडियो एंड रडार, ये जो कम्युनिकेशन वाला होता है वहाँ पर, जी मैं उसी में था। जी, तो वहाँ पर जब बॉयज़ की ट्रेनिंग कर रहे थे तो मुझे कमीशन वर्थ कैंडिडेट सेलेक्ट किया गया था, पर मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट था और उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आर्मी में तो मेरे हिसाब से आर्ट्स वाले भी ऑफिसर बन जाते थे, लेकिन नेवी और एयरफोर्स वगैरह के अंदर टेक्निकल काफ़ी रिक्वायरमेंट होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का वो वहाँ हमने एग्ज़ाम भी दिया, तो आई जस्ट कुडंट कोप बिकॉज मेरा मैथ्स नहीं था। तो पीपल एनकरेज्ड मी, माय ऑफिसर्स। अब मैं कहाँ कहाँ रहा, कहाँ पोस्टिंग हुई, ये सब, और फिर कैसे हम लोग INS तीर, जो वहाँ की ऑफिसर्स ट्रेनिंग शिप थी उन दिनों में, तो कैसे मैं WT माहौल में पहले पोस्टिंग होके, और फिर अगेन इन माय कोर्सेज आल्सो एट विशाखापट्टनम आल्सो एंड इन जामनगर, आई टॉप्ड आइदर फर्स्ट और सेकंड, तो आई वाज डूइंग वेरी वेल। तो ऑफिसर्स भी सोचते थे कि इसके अंदर अफसर बनने के सारे गुण है, लक्षण हैं, गुण हैं, जी कैपेबिलिटी है, और इस बंदे को एनकरेज करना चाहिए। जी, अच्छा, फिर लकीली मेरी पोस्टिंग भी ऑफिसर्स ट्रेनिंग शिप में हो गई, जो INS तीर थी उन दिनों में। INS तीर में जब था तो वहाँ जो मेरे ऑफिसर्स थे, अगेन दे लाइक मी एंड बोला कि तुम
अब भी ये नेवी में नहीं हो सकते तो आर्मी के लिए ट्राई करो। तो देन दे सेड कि आप इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दीजिए, बिकॉज शॉर्ट सर्विस कमीशन में उन दिनों में 12वीं पास किए हुए को अलाउ करते थे। तो इंटरमीडिएट का कोर्स भोपाल से होता था जी। अब मैं ये उन लोगों की वो करके मैंने एप्लीकेशन वगैरह किया, जो मेरे सर थे और दूसरे वहाँ के सीईओ वगैरह, एवरीवन लाइक मी बिकॉज आई वाज द ओनली ईएमआर। हमारे एक ऑफिसर साहब थे लेफ्टिनेंट शर्मा, वो हमारे इलेक्ट्रिकल ऑफिसर थे, लेकिन रेडियो रडार का मैं अकेला ही बंदा था। सो आई वाज आल्सो रिपोर्टिंग टू हिम। तो दे वर वेरी अच्छा मतलब समझते थे कि ये बंदा स्मार्ट है, काम अच्छा करता है, तो इसको अफसर बनना चाहिए। तो उन्होंने गाइड किया, मैंने वो अप्लाई किया। अब तब तक शिप सेल हो गई, मुंबई से गोवा, गोवा से कोचीन, कोचीन से वो गल्फ ऑफ मन्नार से होके, श्रीलंका से होके अंडमान निकोबार और सिंगापुर, मलेशिया। अब इधर से वो सारा जितना रीडिंग मटेरियल था वो वहाँ कोचीन आया। तो मेरा जो रीडिंग मटेरियल भोपाल में जो भी 12th का था, वो जो इंटरमीडिएट का, वो वहीं पड़ा रहा जब तक हम 3-4 महीने 5 महीने वो चक्कर लगा के वापस नहीं आए बाहर से। पर एज फार एज आई वॉज कंसर्न, जो भी टास्क दिए जाते थे, तो जब हम गल्फ ऑफ मन्नार में और गल्फ ऑफ उससे गुजर रहे थे, मन्नार तो यहाँ केरला और श्रीलंका के बीच में है, और वो वाली मलक्का स्ट्रेट्स आपको पता है मलेशिया और सिंगापुर की साइड में जाते हैं, तो कम्युनिकेशन ठप हो जाता था कभी कभी, और रडार ऊपर लगे हुए थे। और ये जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग कर रहे थे हमारे यहाँ, उनको छोड़ देंगे समुद्र में, वो लोग जाएंगे समुद्र में, एंड यू नो यू हैव टू हैव ऑल द कम्युनिकेशन सारा ऐसा। और फिर वो उनको जो भी है, अगर रफ सी है तो भी कैसे वो बोट में चलने का या जैसे भी करके अपने आप को प्रोटेक्ट करके आना है। तो उन सब को ध्यान में रखने के लिए तो एक बार वो बंद हो गया, बोला भाई वो रडार को ठीक करो। एंड सी बड़ा यू नो रफ होता है, 45 डिग्रीज इधर से उधर जाता है। तो मुझे बोला उन्होंने, मेरे जो अफसर थे, आई वेंट अप, और मैंने जाके वो थोड़ा सा लूज हो गया था वायर वगैरह, और वो रडार को ठीक कर दिया। देन इट अगेन स्टार्टेड रोटेटिंग एंड मूविंग एंड गिविंग सिग्नल्स। तो कमांडर ऋषि थे हमारे सीईओ, उनको बहुत अच्छा लगा, और यार हु इज़ दिस बॉय, ब्रिंग हिम टू द ब्रिज। मुझे ब्रिज पे लेके गए एंड उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। फिर लेफ्टिनेंट कमांडर शर्मा थे, अनदर वन, हु वाज द 2IC, टेक केयर ऑफ दिस बॉय, वेरी वेरी गुड। और जब सीईओ ने इन्होंने उनको, फिर वो मेरे को ध्यान में रखते गए। सो दे केप्ट ऑन एनकरेजिंग मी, बट देयर वाज नो चांस ऑफ माई बिकमिंग अ कमीशन्ड ऑफिसर इन द नेवी। दैट्स बिकॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो फिर ये हमारे जो इलेक्ट्रिकल ऑफिसर थे, उन्होंने बताया कि सर मैंने पहले ही इसको बोल रखा है, इस बंदे को वो अप्लाई वगैरह कर रखा है, तो जब वापस अपन टच करेंगे, इसके एग्ज़ाम्स वगैरह होंगे मार्च में, तब तक अपन आ जाएंगे कोचीन, वहाँ से छुट्टी दे देंगे और ये हो जाएगा पास जी। अब मैं पढ़ाई तो क्या करूँगा वहाँ पर, बिकॉज मटेरियल तो वहीं पढ़ा है जी। पर फिर भी जो एक पॉजिटिव वाइब्स थे उन लोगों के, मेरे सीईओ के, 2IC के, वो मुझे एनकरेज करता था। तो दैट इज़ हाउ आई वॉज इन द नेवी। एंड देन फिर जैसे ही हम वो घूम घाम के जो भी टास्क थी, वो सिंगापुर मलेशिया का, अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो बहुत लंबा लग जाएगा जी जी। तो आई जस्ट टेल यू, दिस इज़ हाउ माई करियर स्टार्टेड फ्रॉम अ नेवल टू EMR जी टू आर्मी। सो व्हेन आई केम बैक, मैं यहाँ से अपना वो कॉपियाँ वगैरह लेके आते ही मुझे कोचीन से बोला तुम जाओ छुट्टी। वहाँ गया और नेक्स्ट डे हिंदी का एग्ज़ाम था, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट था, जनरल जीके नहीं जीके वगैरह तो वैसे ही, वो तो फिर इंटरव्यू वगैरह या उसमें जाएंगे ना जी जी एग्ज़ाम देने। आई एम जस्ट फॉरगेटिंग दी सिविक्स, हिंदी, इंग्लिश, जनरल हिंदी एंड ऐसा कुछ करके 4-5 सब्जेक्ट्स थे। एक तो राजनीतिक शास्त्र और दूसरा क्या होता है इसके, हिस्ट्री। हाँ आई एम फॉरगेटिंग दैट। तो वो सब ले लिए एंड चला गया भोपाल। भोपाल में जाते ही आई हैड सम पीपल हु वर देयर, तो मैंने जाके वहाँ पता किया, तो एक BDO साहब का मकान मिल गया। वहाँ पर मुझे उन्होंने वो दे दिया, क्या बोलते हैं, लकीली पेइंग गेस्ट वाला। ओके, PG। हाँ, वहाँ चले गए, पेइंग गेस्ट की तरह रहने लगे। नेक्स्ट डे
हिंदी का इम्तिहान रात भर पढ़े 4 बजे तक। जी हिंदी का कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता, जितना मैं कवर कर चुका उसका कर दिया। जी। एक वो गद्य पद्य और फलाना और कविताएं अरे वगैरह, एंड देन आई रोट, मतलब मैं एक्सप्रेस कर सकता था। और फिर एक एक दो दिन छोड़ के सारे एग्ज़ाम्स देके मैं सेकंड डिवीज़न में अच्छे से 56.5 से पास हो गया। रिजल्ट आ गया, वापस आ गए शिप के अंदर। इन लोगों ने INS तीर वालों ने बोला भाई तो हो गया तेरा, देन दे टोल्ड मी टू अप्लाई। सो अगेन यू नो आई हैड द सपोर्ट ऑफ ऑल माय ऑफिसर्स, और जो मेरे बंदे थे दोस्त जो सेलर्स वगैरह वो तो सब थे ही। प्रीलिम्स का मैंने एग्ज़ाम दिया, उसमें GK, इंग्लिश और मैथ्स। Yes. तो मैथ्स वो 10वीं के स्टैंडर्ड की होती है, जी तो मैंने पढ़ का पास हो गया। उसके बाद में फिर उन्होंने मेन एग्ज़ाम लिया। जी तो इवन द मेन एग्ज़ाम वाज आल्सो देयर इन बॉम्बे सब एरिया, देयर आल्सो आई क्लियर्ड। तो ये महीने भर के अंदर सब हो गया है। फिर इंटरव्यू वहाँ लिया गया, उन दिनों में इंटरव्यू यहाँ लेते थे। जी तो एक ब्रिगेडियर साहब थे, ब्रिगेड सब एरिया के ब्रिगेड कमांडर होंगे, एक दो और ऑफिसर्स थे, मेजर साहब और कोई ऐसे, एंड देयर वाज वन सिविलियन फेलो। तो कई चीज़ें उन्होंने पूछी, ये है अब राजस्थान के हैं ये वगैरह वहाँ। तो नेचुरली थोड़ा सा भी आदमी कोई अवेयर है। और मिलिट्री में भी भाई सिंगापुर गए, मलेशिया गए, अपने ऑफिसर्स को देखा, उनके साथ बात करते थे, वो मुझे बुक्स वगैरह देते थे। एंड इफ़ यू इंटरेक्ट विद पीपल हु आर आपसे ज़्यादा होशियार आदमियों से बात करोगे तो कुछ सीखोगे। सीखोगे, हाँ जी। तो लकीली आई हैड दैट प्रिविलेज, तो पास हो गया मैं। तो और भी थे नेवी से और दूसरे, बट सिर्फ 2 लड़कों को इन्होंने उस सेंटर से सेलेक्ट किया, बम्बई से। गोरखा कैसे सिलेक्ट किया आपने? अब यहाँ से हम चले गए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ओके। SSB मैं मेरठ गया, SSB में गया, वहाँ सेलेक्ट हो गया। जी तो सब लोग सोचते थे कोई पता नहीं कोई कर्नल साहब का या ब्रिगेडियर साहब का लड़का होगा। हाँ जी। लेकिन मैंने उनको बोला भाई मैं तो किसान का बेटा हूँ, बट माई इंग्लिश वॉज गुड, आई वॉज मूविंग इन अ वेरी डिग्निफाइड मैनर। तो वो सारी चीज़ें देख के मेरा सिलेक्शन हो गया। और जो भी उन्होंने वो जो टेस्ट होते हैं, यू नो, साइकोलॉजिकल टेस्ट और दिस टेस्ट एंड GK एंड दैट एंड फिजिकल मूवमेंट्स एंड गोइंग ओवर द ऑब्स्टिकल्स एंड सब हो गया। एंड जब रिजल्ट डिक्लेयर किया तो हम लोग कोई 34 या ऐसे कुछ कैंडिडेट्स थे, उसमें 2 जने सेलेक्ट हुए। पहले मेरा नाम लिया गया, तो आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन आई वेंट टू दी शिप अगेन। जी वो सब खुश थे जी। कि भाई ये सेलेक्ट हो गया, अब थोड़े दिनों में चला जाएगा। फिर OTS से कॉल आ गया, जब ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल से कॉल आ गया, तो मैंने वहाँ से अपना सारे कागजात वगैरह लेके वहाँ से उन्होंने विदाई करके मुझे भेज दिया। आई वेंट टू मद्रास, OTS मद्रास में ज्वाइन किया, एंड जर्नी स्टार्टेड। हाँ, एंड 50% तक का जर्नी हो गया था। तो यू नो आई वाज अगेन टॉपिंग द दिस थिंग, तो फर्स्ट 5 के अंदर। पर समाउ जैसे ही सेकेंड वाला मेरा जो वो सेशन शुरू हुआ, तो ग्राउंड में मैं एक बार गिर गया। तो एक गुमान सिंह जी करके सूबेदार साहब थे, ड्रिल के इंस्ट्रक्टर। तो उन्होंने सोचा ये तो गिर ही नहीं सकता, ये तो बहुत ही तगड़ा है। लेकिन उठ ही नहीं सका, क्योंकि मेरे प्लूरेसी हो गई थी। तो प्लूरल एफिशन करके हॉस्पिटल ले गए। तो डॉक्टर्स, मिलिट्री हॉस्पिटल वहाँ OTS के बाहर ही है वहाँ मद्रास में। तो उन्होंने बोला कि इसको तुम इतना लेट क्यों लाए, यू वुड हैव काउंट ऑफ। फिर उन्होंने वो ऑपरेशन वगैरह किया और 1.25 लीटर पानी निकाला मेरे फेफड़े में से। प्लूरेसी हो गई थी और पानी भर गया था फेफड़ों में। वो सब क्लियर कर के और फिर बेंगलोर भी इलाज के लिए भेजा और सब हो गया। ओनली थिंग इज़ आई मिस्ड माई बैच। फिर वो नेक्स्ट बैच SS11 में, उसमें पर उसमें भी दे वर वेरी काइंड। मेरा वापस टेस्ट वगैरह लिया और फिजिकल टेस्ट और PT का और ये दौड़ा दौड़ू के जब देखा तो आई वाज गुड। तो बोला कि यार इस तो बड़ा टॉप में हुआ, तो इसको इनके साथ में सेकंड वाले में डाल देते हैं, फर्स्ट वाले में, बिकॉज आई हैड ऑलरेडी गॉन टू दी दिस थिंग। तो मैं 11 वालों के साथ में, जब इन दैट ऑल्सो डिस्पाइट बीइंग ए पर्सन हु वाज बिकॉज ऑफ मेडिकल ग्राउंड रेलीगेटेड टू द नेक्स्ट बैच, बट आई वाज अमंग द टॉप 5। मेरा जो SS नंबर था वो टॉप 5 में ही था जी। एंड इन बिटवीन मुझे उन्होंने CSM कंपनी सार्जेंट मेजर का वो रैंक भी दे दिया था बिकॉज ऑफ माई दिस थिंग। सो मेहनत करता था और सारी चीज़ें थी, प्रभु की कृपा थी, तो हर चीज़ में ठीक ही होता था।
क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए। किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत, आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। जब ये 71 वॉर जब हुआ तो कितना टाइम हो गया था आपको आर्मी में? लाइक आई जस्ट वेंट एंड वी स्ट्रेट वे वेंट टू द वॉर ओनली। मैं वहीं आ रहा हूँ मैम जी। अब जैसे ही ये हुआ उसके बाद में हमारी ट्रेनिंग हुई, और ट्रेनिंग के अंदर जब आपका पासिंग आउट परेड होता है तो वो जो भी होता है ट्रेनिंग में, वो जो आपको पढ़ा रहे हैं, आपको हर चीज़ कराते हैं, मतलब वॉट एवर आर दी सब्जेक्ट्स इन IMA द सेम आर छोटा करके वो सारा का सारा आपको पढ़ाते हैं, कोई भी चीज़ मिस नहीं होती। सिर्फ हेक्टिक ज़्यादा हो जाती है और आपको सारी की सारी पढ़ाई करा देते हैं। अब जब कमीशन हो गए तो मुझे गोरखा रेजिमेंट मिली। वहाँ एक रेड्डी साहब थे जी, वो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, कैप्टन रेड्डी, वो जाट रेजिमेंट के थे, 7 जाट के, और ग्रेनेडियर्स के थे गुमान सिंह जी मेरे सूबेदार मेजर साहब, सूबेदार साहब जो मेरे ड्रिल इंस्ट्रक्टर थे। ये बोले कि तू ग्रेनेडियर्स में जाएगा, आप GC चौधरी आप ग्रेनेडियर्स में जाएंगे, और उन्होंने बोला कि नहीं आई विल टेक यू टू माई रेजिमेंट। एज लक वुड हैव इट मुझे 3rd 9 गोरखा राइफल्स में कमीशन मिला। तो वहाँ एक ऑफिसर थे हमारी रेजिमेंट के, जो रिटायर्ड ऑफिसर थे वहाँ पर मद्रास में ही, वो आए, उन्होंने मेरा पिपिंग वगैरह किया, तारा लगाया मेरा, वो तो लगा हुआ होता, फिर वो कागज़ हटा के फिर वो सब, तो आपने देखा ही होगा आपके अंकित साहब के। और दैट इज़ हाउ आई वेंट टू द गोरखा राइफल्स। अब थोड़ा सा छुट्टी दिया इन्होंने 14 डेज़ का, घर गए और सीधे चले गए पालमपुर। पालमपुर अब अगस्त में कमीशन हुए, सितंबर में पालमपुर पहुंच गए, और सितंबर में पहुंचते ही वो 10 किलोमीटर रेस और दिस दैट में पालमपुर, वो कौन सा हिमाचल प्रदेश वाला, लेकिन हमारा ऑप एरिया ऑलरेडी दे दिया गया था। अगर आपको ऑप एरिया दे दिया गया हुआ है तो आपको पता है कि आपको शकरगढ़ सेक्टर के सामने जाना है, नरोट और ये जो 39 डिव है वहाँ। विद इन अबाउट 15 डेज एक मीटिंग हुई जिसमें डिव कमांडर ने सारे ऑफिसर्स को बुलाया वहाँ योल कैंप में, वहाँ पर डिव था। योल कैंप हम लोग गए, हमारे CEO और दूसरे सीनियर ऑफिसर्स, मैं तो आई वाज द बेबी ऑफ द बटालियन जी, ज्वाइन ही किया था जी, पर गुड ऑफिसर्स और अच्छे, मतलब कैप्टन हरीश वाज द एडजुटेंट। सुबह उठ के 4 बजे जाओ वहाँ कंपनी में जाके, वहाँ वो वहीं आपकी दाढ़ी बनाएगा जी, फिर बोलेंगे तुम घूम के आओ, ये करो, वहाँ जाओ 2 किलोमीटर करो, वापस आओ 10 किलो, मतलब वो आपके टफनेस का पूरा टेस्ट करते हैं और आप सबके अंदर किए जाते हैं। सो दे न्यू दैट दिस, इसके अंदर है दम। CO भी मतलब कल सरीन थे कि उनको रिकग्नाइज हो गया कि भाई ये, इसका नाम ही गंगाराम है लेकिन ये है स्मार्ट बंदा, वॉट एवर इट इज़। सो आई कुड दिस थिंग। तो बड़े मतलब अब वहाँ से वो हुआ हमारी मीटिंग, और उसके बाद में इन लोगों ने हमको मूव करने के लिए ऑर्डर दे दिया। 3rd 9 GR बहुत ही जिसको बोलते हैं डिसिप्लिन, एफिशिएंट,
एक्सपर्ट और वेरी वेरी वेल ट्रेन्ड बटालियन है। तो वो मूवमेंट वगैरह भी सारा का सारा हम लोगों को गए हम तो बटालियन हेडक्वार्टर्स किस गांव में है, नरोट, ये वो बाएं दाएं जहाँ भी थे हम लोग गए और जो पीरियड लगता है वहाँ से हम हिमाचल प्रदेश से पठानकोट नीचे उतर के और पठानकोट की साइड से होके आगे जम्मू में होते हुए हम लोग चले गए कठुआ से आगे। कठुआ में शायद ब्रिगेड हेडक्वार्टर था, नरोट में हमारा बटालियन हेडक्वार्टर था और हमें आगे लगा दिया। तो आपको पता है कि अच्छा जहाँ तक लड़ाई का सवाल है भाई, हम जब ट्रेनिंग में थे तब भी पता था, रोज पेपर्स में आ रहा है, इतने बांग्लादेशी, हमारे यहाँ उन दिनों में बंगाली जी बोलते थे, ईस्ट पाकिस्तानी आ गए, मतलब करोड़ के लगभग सिविलियंस और ये आ गए, उनको खाना खिलाना, पानी पिलाना, ये करना। तो रोज़ का रोज़ वो पेपर में, बोल हमारे पास पेपर पढ़ने के लिए सरसरी तौर पे ही टाइम होता था इन ट्रेनिंग, बट यू आर सपोज टू रीड द पेपर। ब्रेकफास्ट पे जा रहे हो, डिनर पे जा रहे हो, थोड़ा सा तो देखेंगे ना। तो सब अच्छा, फिर वंस इन ए वाइल यू आर हैविंग योर डिनर और लंच, तो थोड़ा घना वो न्यूज़ भी चलेगी, तो आप धीरे वॉल्यूम में भी आपको सब पता होगा। बट देन यू आर अवेयर एंड एवरीवन न्यू कि भाई जैसे ही यहाँ से हम लोग पास आउट होंगे सीधा जाना ही है जी। तो हमारी पलटन भी चली गई वहाँ पर फील्ड एरिया में। मेरी जो थी लीडिंग प्लेटून थी, हमारे मेजर सूद साहब जी अल्फा कंपनी के कंपनी कमांडर थे, मुझे लगा दिया वहाँ पर और रोज़ रात को 7-8-9 किलोमीटर वो जो सरकंडे और जो दूसरा आपका ये गन्ने की खेतों के बीच में से होके जाएंगे वहाँ पर। तो बीएसएफ की पोस्ट थी, उससे आगे जाके एक वो नदी बहती थी। अब नदी कौन सी, रावी ब्यास, जो भी वो नदी है वहाँ पर, वो आगे जो आगे लास्ट में है, नहीं जो अपनी बॉर्डर पे है, बॉर्डर पे जो नदी है, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग इट। आगे तो वो बै नदी, तो वो तो शकरगढ़ और हमारे जो हमने उनका कैप्चर किया था उसके बीच में थी। ये नदी है जो पंजाब के, हाँ जी, नहीं वो लोग पाकिस्तानी उसको नीलम नदी बोलते हैं। मैं अभी विजिट किया था एंड जस्ट ये कठुआ से आगे है और नरोट से आगे वो जो नदी है, तो वो नदी के पार वो बैठे हुए हैं, नदी के इस साइड में हम लोग बैठे हुए हैं, तो हम लोग जाएंगे उसके अंदर, ठीक है ना, क्रॉल करके ठेठ वहाँ। हमारी जो बॉर्डर थी पाकिस्तान के साथ में, इसमें कई जगह ये पंजाब और कश्मीर में और जम्मू में ये जो नदी है विच इज़ राइट ऑन द बॉर्डर, समटाइम्स उनके अंदर होती है, समटाइम्स अपने अंदर होती है। तो वहाँ जाके हम रोज़ जाते थे और सुबह सूरज उगने से पहले आ जाते थे। और एक ये जो वेस्टर्न स्टार नहीं है जो सबसे पहले उगता है और सबसे ज़्यादा प्रकाश देता है तारा, इसको देखते हुए वहाँ पहुँच जाएंगे। और सुबह जब ईस्टर्न स्टार जो इस साइड में, उसको देखते हुए हम अपनी यहाँ आ जाएंगे। वैसे तो क्या है कि बार बार आप उन्हीं खेतों में से जा रहे तो आपको पता है, लेकिन वी वर सपोज टू वो अपने रूट्स को थोड़ी सी डिटूर करके जाते थे, जिससे कि अगर कोई यहाँ उनके बदमाशों का, कोई पाकिस्तानियों का कोई बैठा हुआ नहीं है, या हम लोगों को वो वॉच नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वो भी तो अपना वो सब कर रहे थे। और बेसिकली आप पेट्रोलिंग कर रहे थे, मतलब हाँ, ये आप पेट्रोलिंग नहीं बोल सकते, वी वर डूइंग एडवांस टू कॉन्टेक्ट, एक खबर रख रहे थे कि कितनी मूवमेंट क्या डेली जाने का, वहाँ बैठने का, जब तक क्रॉस नहीं करते तब तक पता होना चाहिए नहीं कि वो क्या कर रहे हैं बॉर्डर पे। लेकिन हमारी जो बटालियन थी वो 5-6 किलोमीटर पीछे थी जी, है ना, आगे बीएसएफ की पोस्ट थी जी। आप एकदम आगे जाके क्यों बैठेंगे एक्सपोज होने के लिए। तो ये जो विलेजेस थे यहीं पर हमने पोजीशंस ले रखी थी। और सडनली आपको पता है कि 3 तारीख को शाम को पाकिस्तान की हवाई जहाज़ें आई और आके बम्बार्डमेंट किया इतना ज़्यादा हमारे एरिया का, और पीछे अब पठानकोट एयरपोर्ट की साइड में और सब जगह करके, और वो लोग चुपके से क्रॉस करके हमारी उसमें। तो हमारी क्योंकि लोकेशन पीछे थी और हम राइट ऑन दी बॉर्डर नहीं थे, तो जो राइट ऑन दी बॉर्डर थे कुछ लोग, तो उनमें से कुछ बीएसएफ के और कुछ लोग पहले दिन ही, मतलब वो बिफोर दे वर सरप्राइज्ड। तो देयर वाज सम पीओडब्ल्यूज हु वर सरप्राइज्ड ऑन द फर्स्ट डे ओनली। वो थे कई, पर हम लोग थोड़ा सा पीछे थे और हम लोगों को पता था। लेकिन मेरा जो प्लेटून हेडक्वार्टर था उसके ऊपर एक कैप्टन दुबे करके हमारे आर्टिलरी के ऑफिसर थे, और एक उनका जो बॉम्ब उन्होंने गिराया बहुत बड़ा, वो सीधा जिस पेड़ पे वो ऊपर अपना ओपी पोस्ट बना रखी थी, ह्यूज ट्री, बहुत ही बड़ा,
उस डाले के ऊपर ही पड़ा तो धड़ा 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 वो दुबे साहब का पूरा एक्यूपेंटर वो खुद नीचे आए वैसे, पर थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ। कुछ गायों वगैरह को कुछ गोलियां वगैरह लगी, उन्होंने स्ट्राफिंग की। एक दो जो उन्होंने बॉम्ब डाले थे वो फटे नहीं, एक तो गया सीधा ज़मीन के अंदर, कुआं खुद गया, उसमें से पानी आ गया। तो कुछ इंजरीज वगैरह हुई, लेकिन इमीडिएटली मैं जैसे ही ये हुआ तो अपना मेरी जो प्लेटून के लेफ़्ट साइड में जो सेक्शन था वहाँ से होके पूरा करके ठीक कंपनी कमांडर साहब का बंकर था, दूसरी जो प्लेटून थी उसके आगे मैं जाके उनसे मिल लिया। और थोड़ी देर बाद में हमारे सीओ साहब भी आ गए जी शाम का वक्त था जी। तो सीओ साहब भी आ गए और फिर और बड़ा अप्रिशिएट वगैरह किया कर रहा हूँ, कलाकार वेरी गुड क्या। तो एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट तो आपने बस अपना काम करना है और देखते रहना है पॉजिटिवली कि भाई क्या हुक्म है। जी तैयारी थे हम लोग। अब ऊपर से जब भी ऑर्डर आना है तो फिर वो मैंने जो आपको अभी मैं बता रहा था जी कि ये तो 3 तारीख थी, 5 या 6 को ये मैसेज था कलेक्ट करना था डिव की तरफ से जाके पठानकोट में कोर हेडक्वार्टर्स था फर्स्ट कोर का, के साहब थे जनरल साहब लेफ्टिनेंट जनरल। तो वो जो ऑर्डर्स थे यहाँ लाके और फिर तो पूछा सीओ को ब्रिगेड को, तो मेरे सीओ ने बोला हाँ मेरे पास है ये चाऊ है ये, इसको मैं भेजता हूँ। तो यूँ करके मेरे को भेजा और मैं जाके वो वहाँ से ड्यू में पहले ब्रिगेड गया, ब्रिगेड वालों ने ड्यू पे भेजा माधोपुर ब्रिज, और फिर वहाँ से भेजा गया वहाँ पर पठानकोट से वो ऑर्डर्स लिए ड्यू में दिखा के ब्रिगेड में दिखा के फिर आई वाज आस्क्ड कि आप रात में जाके सारी यूनिट्स में। तो उसमें मैं सारी यूनिट्स में गया था, उसमें 16 कैवलरी भी थी, यहाँ तक कि वो हडसन हॉर्स वाले भी थे। तो सब जगह वो जो भी ऑर्डर्स थे जिसको जो देना था देके द होल नाइट एट अबाउट 10 o'clock आई स्टार्टेड एंड बिफोर डे ब्रेक वापस आ गया पलटन में। एंड फिर नेक्स्ट डे हम लोगों ने क्रॉस कर लिया। क्रॉस करके जो भी वो उनके फॉरवर्ड पोस्ट थे वो सारे के सारे हम कैप्चर करते गए। उनका जो रेजिस्टेंस था उसको उनको हम हराते गए, आगे बढ़ते गए, हराते गए, आगे बढ़ते गए। और तकरीबन 5-10 किलोमीटर 12 किलोमीटर में जाके फिर नाइट अटैक किया हमने। एक बट्टी गांव था पाकिस्तान में, हाँ, और एक था शाहपुर। तो शाहपुर में मेरे हिसाब से पहले किया, जी रात को अटैक किया। आई वॉज द लीडिंग प्लेटून कमांडर। वहाँ उनकी शायद जो भी वो फोर्स था उनको हरा के हमने वो ले लिया। उनमें से कुछ लोग कैप्चर भी हुए जी। और फिर हमने सर्च एंड कॉर्डन एंड सर्च किया पूरे गांव का। तो वहाँ उस गांव में देखा तालाब सा था, ऐसे ही जैसे अपने पेड़ होते हैं वैसे ही पीपल का पेड़ और बड़ले का पेड़ और वो तीर पानी की, और जैसे अपने पंजाब के या राजस्थान के गांव होते हैं वैसे ही, या हरियाणा के कह दो, यूपी के कह दो, जी या पूरे देश के। जी फिर हमने सारे घर देखे। जी तो सारे घरों के अंदर गए तो वो जैसे अपने यहाँ पर माएँ पहले गुड़ वगैरह छिपा के नहीं रखती थी, मैं 71 की बात कर रहा हूँ। उन दिनों के अंदर ये अभी जो आज की तारीख में एवरीथिंग इज़ अवेलेबल एंड वी हैव प्रोग्रेस सो वेल, ऐसा नहीं था। तो वो देखा तो वो छाना लगा रखा है जो है ना, बड़ा सा कोई बर्तन, गड़ा भी नहीं और वो पारी भी नहीं दूसरा। तो उसका जब वो तो उसके अंदर गुड़ की छोटी छोटी बेलियाँ निकली, बिकॉज गुड़ का होता है ना, तो गुड़ को छुपा के रखा हुआ जैसे कि वो ख़राब नहीं हो और बच्चे खा नहीं जाए। वो तो सेफ ही था बिकॉज हम लोग अंदर तो घुस गए थे 3-4 दिन से, बट फूड वगैरह तो शक्कर पारे और ये सब लिमिटेड ही थे ना। ये आप पाकिस्तान में बता, मैं पाकिस्तान में, हम पाकिस्तान में ऑलरेडी एंटर कर गए। वहाँ की बता रहे हो कि वहाँ कैसा है ये? हाँ, तो ये शाहपुर को हमने जो कैप्चर किया ये अंदर है ये गाँव। जी जी। और फिर नेक्स्ट डे हमने वो मोर्चा वगैरह लगा दिया। ये सारी की सारी चीज़ें हमने कंपनी कमांडर को बता दी। कंपनी कमांडर और हम जाके सीओ के जहाँ बंकर था वहाँ भी जाके बता के आगे वापस आ गए। वहाँ हमको एक लेडी मिली जी। अब आप देखिए रेपिटेशन होगा क्योंकि मैंने सब जगह ये बता रखा है। तो वो रोने लग गई, वो रोने लग गई। तो उसने सोचा कि अब तो 30-35 साल की होगी। तो हमने बोला बहन आप डरिए मत। तो हमने अपने 2 जवानों को बोला भाई एक जना इधर से पकड़ लो, एक जना इधर से, और सेट पे बता दिया। सीओ साहब ने बोला ले आओ इधर। तो साहब ने, कंपनी कमांडर साहब ने बोला कि आप जाओ लेके जाओ। तो हम वो हमारी जो ट्रेंचेज वगैरह थी उसके थ्रू करके और उसको लेके चले गए और ले जाके वहाँ पर उसको चाय पिलाई, ब्रेकफास्ट वगैरह किया और उसको तसल्ली हो गई कि भाई ये लोग जेंटलमैन हैं, ये बदमाश नहीं है।
तो वो वैसे ही बोलती है कि आप लोग कुछ मेरा करोगे नहीं, मतलब क्या करेंगे। तो अब मुझे ये आज की तारीख में 55 साल हो गए उस बात को, लेकिन उन दिनों के अंदर उन लोगों का इम्प्रेशन ऐसा था कि अगर हमारे वाले होते तो मेरी क्या हालत होती मैं कह नहीं सकती। तो आई एम टॉकिंग अबाउट, अब आई डोंट नो, अब दे मस्ट हैव आल्सो इम्प्रूव्ड, मैं उनको अभी ये नहीं, लेकिन उस वक्त की बात आपको बता रहा हूँ। जी। लेसन मतलब इसका यही है कि एक इम्प्रेशन है, कितने डिसिप्लिन, कितने रूल को फॉलो करने वाले, कितने हम लेडीज़ का रेस्पेक्ट करते हैं, जी। हमारे यहाँ क्या ईथोस है। जी। आपको पता ही है कि कोई जवान की भी अगर मैसेज आती है और कोई बड़ा खाना है या वैसे ही कंपनी के अंदर कोई अफसर बैठे हुए हैं, तो अगर लेडी आएगी तो खड़े हो जाएंगे। जी। अफसर मैस में तो कोई 10वीं की बच्ची भी आ जाए, टीनेजर भी, जी। वो तो है ही, बट इवन द लेडीज एंड लेडी वाइव्स ऑफ द जवान्स एंड रेशियोज आर रेस्पेक्टेड। इंडिया इज अ वेल ट्रेन्ड, वेल डिसिप्लिन्ड एंड वेरी एथिकल जी। आर्मी। हमारी जो आर्मी है ये बहुत और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी भी यही होगा, बिल्कुल और अच्छा ही होगा, और जो भी कमियां हैं वो और जी। दुरुस्त हुई होंगी। तो फिर उनको छोड़ के आगे, फिर उनको बता दिया आप जा सकते हो तो चले जाओ। तो आई थिंक शी ट्राइड टू क्रॉस फ्रॉम समवेयर जहाँ उसको पता होगा कि माइंस वगैरह नहीं है। तो हम लोगों को एक वो भी कि हम इसको क्यों बिठा के रखें। अच्छा, फिर नेक्स्ट डे भट्टी विलेज में हमने जब किया तो भट्टी के आगे ही तो बै नदी थी और बै के उस पार में शकरगढ़ और छतराना था। तो जैसे अब जोधपुर के पास में पाल गांव है ना, तो छतराना शकरगढ़ जो उनका उन दिनों में तहसील हेडक्वार्टर था, आजकल तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, उसका एक एक्सटेंशन था। जी। वो हमारा टारगेट था नेक्स्ट। बट अभी हमने जाके भट्टी पे अटैक किया। भट्टी को भी हमने ऐसे ही कैप्चर कर लिया, बिकॉज भट्टी में उन्होंने अपनी पोजीशन ले रखी थी। और फिर 14-15 की रात को, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया इनसाइड पाकिस्तान, हम लोग काफ़ी एंटर कर गए हैं। आप अगर देखेंगे भारत का नक्शा, तो जम्मू कश्मीर से जैसे ही नीचे आता है ना, वो चिकन स्नैक वगैरह के नीचे आएंगे तो एक उनका पोर्शन है जो यूँ आता है नारियल की तरह अपने अंदर। जी। वो जो नारियल है वो शकरगढ़ वाला बल्ज है वो। ओके। तो उस पूरे को हमने ऐसे कर दिया था। तो छेट जाके वहाँ बै से जो ऊपर से बै नदी उनके यहाँ घुस जाती है, हम उसके कॉर्नर पे जाके देन वी अटैक्ड इट। नेक्स्ट डे was almost the ceasefire, whether it is 14-15 और 15-16 वो। तो अगेन आई वाज द लीडिंग प्लेटून कमांडर। हम फिर मूव किए, हम लोगों ने क्रॉल करके वहाँ, पहले तो हम नदी के पास गए, फिर हमने नदी, आप बताइए 14-15 दिसंबर की रात, कितना ठंडा है, और पानी भी बहुत था उसमें, कमर तक तो बीच में था और उससे ऊपर भी कई जगह था, बट वी क्रॉस्ड। अच्छा, फिर माइन फील्ड भी उन लोगों ने ले कर रखे थे जगह जगह। सो वी क्रॉस्ड, आगे जाके फॉर्म अप किया और पूरा एकदम कॉपी बुक जिसको बोलते हैं, हमारे कंपनी कमांडर साहब भी वहीं थे, जैसे हमको ऑर्डर्स थे, और फिर हमने वहाँ से चार्ज किया। तो फिर उन लोगों की जो फायरिंग हुई आर्टिलरी से और MMG से और उससे, और तो आई रिसीव्ड ए बुलेट हियर, एंड मेरे जो कंपनी कमांडर साहब थे उनके भी हाथ पे या उंगली पे या कहीं न कहीं वो लगा, एंड बिफोर दिस थिंग, बट मेरा जो हवलदार था उसके थाई पे लग गई, जो मेरा सेट लेके चलता था गंगा बहादुर, उसके गोली लग गई, ठंडा ही हो गया वो। तो एक साथ वो, बट कुछ भी डिफ़िकल्टी करके, सारा कुछ करके, बांध बूंद के, और जो भी शेल पट्टियाँ वगैरह थी मैंने तो अपनी उसको दे दी हवलदार को। मेरे पास शेल पट्टी भी नहीं, मैंने अपने मफलर से ही वो वापस बांधा और फिर वो हेलमेट पहन लिया, जैसा भी है, जो दर्द भी है, और करके हमने जाके उनको हैंड टू हैंड फाइट में हमने छतराना कैप्चर किया, और जाके उनको वहाँ से कितनी भी मतलब वो जो थी उस सब को पार करते हुए, बैनेट से लड़ते हुए हमने उनको फायरिंग और करके वहाँ से जो उनकी जो यूनिट थी उसको हमने हरा दिया और जाके कैप्चर कर दिया, और अपनी तरह से उसको जो वो उनकी डिफेंसिव थी हमने अपनी वो कर दी। पर मेरे
वाइल आई वॉज गोइंग तो मैंने एक बार वो क्रॉल करते करते इसको हेलमेट को जैसे ही हटाया तो ये तो जो लगी हुई थी एक स्प्लिंटर का टुकड़ा यहाँ लग गया। तो अब ऑलरेडी मतलब आप घायल हैं और हो गए एंड देयर वाज टू मच ऑफ ब्लड। अब उसके बाद में उनका काउंटर अटैक हुआ, हम लोग उनसे लड़ते रहे सारी, बट काफ़ी कैजुअलिटीज हो गई, काफ़ी लोग घायल हो गए। एंड अब ये बिफोर विड्रॉल के ऑर्डर्स आए तब तक मेरा मतलब मैं मूर्छित सा ऐसे हो गया ब्लड बहने के कारण। अब जितने विड्रॉ कर सके वो कर गए, और जो मेरी प्लेटून के लड़के थे और जो अल्फ़ा कंपनी की दूसरी प्लेटून थी उसके भी जो लड़के एकदम आगे थे वो विड्रॉ नहीं कर सके, बिकॉज वो चारों तरफ से हम लोग गिर गए थे। और फिर पाकिस्तानियों ने बहुत बड़ा टिक्का खान उनका जो जर्नल था वो बांग्लादेश वगैरह से हार के इधर आ चुका था। ही वॉज दी यू नो वॉट एवर कमांडर। तो शकरगढ़ किसी भी तरफ से जाना नहीं चाहिए, बिकॉज सीज फायर होने वाला है, बिकॉज बातें वगैरह ऊपर लेवल पे चलती होगी ना, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी चीफ या नेवी, आर्मी, एयरफोर्स चीफ। तो दैट इज़ हाउ। देन फिर उन्होंने आपको घेर के कैसा था वो? तो वो घेर के मेरे को थोड़ी पता, मैं तो जब नेक्स्ट डे उन्होंने देखा वहाँ पर जी तो आई वॉज लाइंग डाउन एंड एक बंदा ऐसे बैनट लेके मेरे मुंह पे, और जब थोड़ा सा मुझे वो लगा तो एकदम फील हो गया कि नहीं मेरा देश नहीं है जी, कि भाई कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई है ये। बट वॉट एवर इट इज़ दैट इज़ हाउ। और फिर आप एक बार जिस भी हालत में हैं भाई यू हैव टू रिमेन स्टेबल, स्ट्रॉन्ग जी एंड रेडी फॉर एनी सेक्रीफाइस। और आपको पता ही है कि जैसे अर्नेस्ट हेमिंगवे ने कहा है कि करेज इज़ ग्रेस अंडर प्रेशर। जब आपको पता है कि आपके ऊपर अभी मूसल आना है या जो भी है, तो उन्होंने जो भी मतलब था वो, एंड दैट इज़ हाउ द होल सिचुएशन टर्न्ड अप। एंड फिर वो देखा कि इसके खून बहुत बह रहा है, तो एक कोई उनका मेडिकल का बंदा होगा, उसने एक ये मेरा मुंह फाड़ के एक गोली डाली, तो मेरा यहाँ से तो 2-3 ये उंगलियाँ ही अंदर जा सकती थी, और इधर वाला ही लगा हुआ था, तो ब्लड ही ब्लड थोड़ा ऐसा किया। और फिर यू नो देन दे टुक अस टू सम प्लेस, वहाँ बिठाया थोड़ी देर के लिए, आंखें बांध दी, टांग बांध दी, ये हाथ बांध, ताकि कुछ देख ना पाओ आप। हाँ। और फिर जितने भी हमारे लोग थे जी, और फिर थोड़ी देर बाद में कोई एक बंदा आया, उसने पहले तो बंधे हुआ कोई सामने से और पीछे से और ठुड मारना और किक मारना और वो सब किया। और कुछ मेरे जो जवान थे वो नेचुरली ऐसे मारेंगे तो वो चिल्लाएंगे, जी, जी। घायल भी बहुत थे, जी पर वो उनका अपना जैसा तरीका था वो कर रहे थे। और उसके बाद में एक दीवार के पास खड़ा कर दिया। हम लोगों के हाथ पांव सब बंधे हुए हैं, आंखें बंधी हुई है, और एक बंदे का पता नहीं क्या था, उसको क्या ऑर्डर उन्होंने दिया, तो उसने अपनी कार्बाइन पूरी खाली कर दी, तो 1-2 जने उसमें से भी की गिर गए। मतलब जैसे ब्लाइंड शूट की ऐसे? हाँ, उसने पूरी वो 32 राउंड जो होते हैं जी जी निकाल दिया। उसने 28 भरे, 28 मिनिमम भरते हैं, और 32 वेपन्स तो वही थे गोरों के टाइम से, हमारे पास भी वही थे, पाकिस्तान भी आर्मी वही थी, यही सारे अफसर यहाँ थे, यही वहाँ थे। जी। तो उसमें कुछ जो शहीद हो गए हमारे वो हो गए, और हम लोग जो बच गए सो बच गए। और फिर उनको पकड़ के ऐसे टिंगा टोली करके पूरा वहाँ एक जो ट्रक सी खड़ी थी उनकी, उसमें डाल दिया, जैसे कोई बोरियां नहीं फेंकते वैसे। और फिर वो पीछे ले गए, कोई उनका कोई हेडक्वार्टर्स था, मुझे अभी ब्रिगेड हेडक्वार्टर होगा या जो भी होगा, वहाँ जाके फिर थोड़ा सा इंटरव्यू वगैरह किया, और ये है वो है ये सब। अब कुछ अब कोई अटेंड कोई करने वाला नहीं, बिकॉज वो मेरे हिसाब से लड़ाई हार चुके थे, बांग्लादेश उनके हाथ से जा चुका होगा और बहुत गुस्से में थे। हम लोग तो लड़ाई में ही बिजी थे और पाकिस्तान में थे, तो हमारे पास तो कोई ऐसे कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन तो होता नहीं था, बिकॉज वी वर बिजी इन आवर ओन वर्क ऑफ मूविंग फॉरवर्ड एंड उनको हराने में, और उनका जितना एरिया ले सकते हैं, जो भी हमारा टास्क दिया हुआ था। क्या वो नाम लेकर बात करते थे आपस में, मतलब किसी का नाम जैसे आपस में, कि आपको पता चल सके कि कोई कौन अफसर है कौन है? एक ने फिर जब आपने बता दिया तो मुझे याद आ गया, एक ने जब रास्ते में ये ट्रक लेके जा रहे थे तो वो नीचे उतारा, तो
सम लेफ्टिनेंट, अभी मुझे नाम याद आ रहा था उसका, तो वो होगा कोई AOC वाला, तो नीचे उतार के और उसने फट दी थी का ऐसे करके थोड़ा मेरा आँख ऐसे ऊपर किया और बोलता है कि क्या तुम हमको अरब सागर में डालोगे? साला यूं करके वो प्राइम मिनिस्टर को गाली दी और ऐसा वैसा करके, हमारे सदर ऐसे ऐसे। तो मैंने उसकी तरफ देखा, अरे काफिर ये, मैं तो क्या बोलूँगा। फिर उसने वापस वो एक हवलदार सा आया, कोई था, और दरब तेरी गन, और यूं लेके मेरे हाथ ऐसे बंधे हुए, उसने गन ली, मेरे यहाँ पर रखी, और पता नहीं उसको क्या हुआ, तो ये बाँ के बीच में से उसने फायर कर दी। फिर बोलता, ओए तू कॉक करके दिती मैनू। बोला, साहब जी तुसी मंगी सी, मतलब अगेन आई वाज सेव्ड, मतलब भगवान बचा रहे, जाको राके साइया मार सके ना हुए। हाँ, तो आप देखिए कि जी, तो ये है उनका बख्शी, उनका उसका क्या नाम था मुझे याद आ जाएगा, सम लेफ्टिनेंट फलो जी। तो और तुमने देखा नहीं हो तुम्हारा? मैं क्या, नहीं मैंने तो कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर को नहीं देखा साहब। मतलब एज ए सेकेंड लेफ्टिनेंट तुम अपने साथ वाले ऑफिसर और कंपनी कमांडर को देख लो, इतना ही बहुत है। तुम कहाँ अपने CEO को देखने के लिए भी, मतलब वो बुलाएंगे तो जाओगे जी। और वो लोग तो बात ऐसे करते थे ना, वहाँ तो मिलिट्री का राज है और मिलिट्री वालों का ही हमेशा वो चल रहा था, और याया खान वहाँ के प्रेसिडेंट थे, जनरल साहब, तो उनका अलग सिस्टम है। और जो भी है, कितने दिन रहे आप? 11 महीने एंड सम वीक्स। फिर वो वहाँ से ले गए। मतलब अगर आप ये धारावाहिक अगर कहानी अगर सुननी है तो फिर ये आप मुझे डिटेल में जानना है। फिर वहाँ से आगे ले गए। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। और फिर रात तक हमको रावलपिंडी जेल ले गए। रावलपिंडी जेल में जाके एक सेल के अंदर बंद कर दिया। और जब उस सेल के अंदर बंद कर दिया तो सेल के अंदर बाकी जवानों को भी और सबको वो लेके ऐसे उतार के सब, पता नहीं किस किस को लाए, बिकॉज हमारे को तो बांध के रखा हुआ था। तो वहाँ जाके जब देखा तो तब तक मेरा इतना खून बह चुका था कि मेरे पूरे कपड़े जो भी थे वो सने हुए थे उससे। और ये जो सेकंड लेफ्टिनेंट की और जो लगी हुई थी वो कपड़े की वो थे, वो तो उन्होंने वैसे तोड़ ताड़ के पहले ही वो मतलब गुस्से में उन्होंने सब कर दिए थे। और फिर वहाँ पर एक वो थी, एक छीड़ नहीं होती, पट्टी नहीं होती पत्थर की, तो सिविल जेल थी उनकी, उस पट्टी के ऊपर। तो पट्टी भी मतलब पूरी हाइट की नहीं थी, पूरी मतलब लंबाई की नहीं थी। तो माथा ऐसे नीचे रहे, तो आगे करो तो आगे पाँव आगे चले जाएं घुटने से नीचे। तो मैंने वैसे ही वही कोई मेजर साहब था जो गाली देते देते आया और बोलता है कि तुम कौन हो? सर आई एम सेकेंड लेफ्टिनेंट चौधरी। अच्छा, कौन साले, तेरी जाति क्या है? मैं कहा साहब मैं इंडिया का हूँ। खून नहीं खोलता था आपका जब वो ऐसे बोलते थे? कोई जाति, मैं कहा साहब जाट। तो तुम कैसे साला काफिर जाट हो सकता है? जाट तो हम है। अच्छा। और बड़ा नाराज और मतलब अंदर आके ठोकरे मारे और ये करे और वो। तो उसने वो, मैंने कहा साहब मेरे को ये बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे एक अगर छोटी सी कोई बोरी के अंदर धूल भी डाल के दे दीजिए तो मेरा सर ऐसे रह जाएगा, नहीं तो ये मेरा दर्द बहुत करता है। नहीं दिया उसने, गालियाँ दे के निकल गया। और फिर थोड़ी देर बाद में कोई एक JCO या कोई हवलदार उनका आया और उसने मेरे को एक ये जो कट्टा नहीं होता जिसके अंदर सीमेंट वगैरह आती है, ऐसा लाके रखा जी। हाँ, तो फिर वो ऐसा लगे कि आप मतलब नींद क्या आए कि कोई आके आपके छाती के ऊपर कुछ कर रहा है, ये कर रहा है। मतलब इट वॉज ऑलवेज भाई क्या कर देंगे वो, रात को जिंदा रखेंगे कि नहीं रखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई डर था, डर कुछ नहीं था। पर बात कहने का मतलब ये है कि जब आप वहाँ पर थे तो पल पल पे रिस्क ऑफ लूजिंग लाइफ वॉज ऑलवेज प्रेजेंट। कितने लोग मतलब ऐसे वहाँ पे और भी तो? और मतलब आपका ये जो
दिल इतना स्ट्रांग हो जाता है और मन इतना वो हो जाता है कि वज्र जैसा हो गया, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा हाँ कोई फर्क नहीं, कुछ भी कर दें, मार दे तो मार दें। है जी। तो वो एक सिस्टम सा था। फिर मेरे हिसाब से नेक्स्ट डे ये लेके गए वहाँ पर, उस जेल में भी इनका कोई एक ऑफिसर था और इस सिविलियन जेल में, जी और कुछ कर के फिर इनका क्या सिस्टम बना। फिर ये दोपहर तक हम लोगों को रावलपिंडी मिलिट्री हॉस्पिटल ले गए। मिलिट्री हॉस्पिटल में भी जब ले गए तो मिलिट्री हॉस्पिटल में जाके एक कमरे में बंद किया, तो वहाँ एक मेजर हमीर सिंह हमारे ही थे, ग्रेनेडियर्स के, उनके भी गोलियां लगी थी। वो ग्रेनेडियर्स के थे, वो भी उसी रात को जैसे हमने अटैक किया उन्होंने किया था और अपना सब वो अचीव किया था। लेकिन ही वॉज ऑल्सो मूविंग विद हिज ट्रूप्स, उनके मुस्लिम कंपनी थी। जी तो 14 ग्रेनेडियर्स थोड़ा सा हमसे ऊपर थे और हमारे सेक्टर जो है उसमें, तो ही वॉज ऑल्सो बैडली वुंडेड और वो भी कैप्चर हो गए थे लास्ट में। और तो वहाँ जाके एक बीच में पर्दा सा और लंबा वो रावलपिंडी हॉस्पिटल, मतलब कितनी ऊंची छत अंग्रेज़ों की बनाई हुई, और वहाँ एक तरफ डाल दिया। फिर थोड़ी सी कोई आया, किसी ने कुछ वो और टिंचर वेंचर लगा के थोड़ी पट्टी वट्टी करी और एक वो डाल के एस्प्रीन या एपीसी कोई गोली होती थी वो दी। और मैंने आपके एक पॉडकास्ट में मतलब मैंने सुना कि वहाँ के डॉक्टर्स वैसे ट्रीट नहीं कर रहे थे कि ये मेरा पेशेंट है तो मुझे अपनी वफादारी से अपना काम करना है। डॉक्टर्स का भी माइंडसेट अलग था कि ये एक ऐसे होना नहीं, इंडियन है, ये भारतीय है। हाँ। उनका था ये वो, जब वो आ रहा था उसमें, जी। जब आपने पूछ लिया तो मैं ये बीच वाला स्किप करके, नहीं आप प्लीज बताइए, ये भी बताइए ना। ये बताऊंगा, लेकिन उसमें मैं बता रहा हूँ, धारावाहिक बता देता हूँ। जी जी। फिर क्या हुआ कि 1-2 दिन तो उन्होंने ऑपरेशन किया नहीं, वो पट्टी हो जाती थी। सुबह वो आता था कोई नर्सिंग असिस्टेंट और जो भी, और वो मेजर साहब के भी ये पट्टी कर देता। कभी कभी थोड़ा सा पर्दा हिल जाता तो मैं उनको देख सकता था। अच्छा, मेरे भी मन में था कि यार कोई हमीद साहब है इन्हीं के, जी तो मैं क्या बात करूं, हमीर सिंह और हमीद में सिर्फ द का और र का ही फ़र्क है। और उन्होंने भी सोचा होगा पता नहीं ये कौन है। अब सरप्राइजिंगली क्या हुआ कि एक वहाँ पर एक सूबेदार साहब थे जो बलूच थे, अच्छे थे, तो वो कभी कभार थोड़े अंदर आके ठीक से बात करते थे। और वो ब्रेकफास्ट अफसर मैस से जी एक दिन आया तो उसमें नमक नहीं था। जी तो मेजर साहब ने, अच्छा तब तक हमारी बात हो चुकी थी, तो मैंने कह दिया साहब मैं आई एम GR चौधरी फ्रॉम 3rd Nigeria। बोला यार मैं हमीर सिंह हूँ 4 ग्रेनेडियर्स का, तो उनकी भी गोली लगी हुई, और ऐसे करके हमारी बात हो गई। तो कहाँ के हो? मैं राजस्थान हूँ। बोला मैं भी बीकानेर का हूँ। जी तो मैं तो जोधपुर का हूँ। तो यूँ करके जी बात एक वो हो गई। अच्छा, वो करने नहीं देते थे, एक सिपाही अंदर ही खड़ा होता था, लेकिन 5 मिनट तो वो जाएगा, बाहर जाएगा, यूँ करेगा, वो JCU मना नहीं करता था। तो अब वो नमक का हमने, अच्छा कोई इरादा नहीं, नमक का बोला तो उसने सूबेदार साहब ने भेजा कि भाई वो ज़रा नमक लेके आओ अफसर मैच से। तो वो नमक लेके आया, तो वो पाकिस्तान टाइम्स का फ्रंट पेज, सीज फायर बांग्लादेश कैप्चर्ड बाई इंडिया, तो वो न्यूज़ भी हमारे पास आ गई। तो वो 17-18 का है जो भी वो न्यूज़पेपर था, तो हमें भी पता लग गया कि यार ये 16-17 को काम तो वहाँ तो हो गया और सीज फायर भी हो गई। तो वी वर वेरी हैप्पी। तो वो पेपर मैंने रखी यूँ करके नहीं, वो मेरे साहब की तरफ फेंक दिया उन्होंने। तो वो भी बड़े खुश, तो वो तो खुशी तो अपनी आंखों में आ जाती ना। अच्छा, तो ये कि चलो अपना अपन जीत का जश्न मनाने के लिए खून बहा के भी और गोलियां खा के भी वहाँ नहीं है, तो क्या वो काम तो हो गया जिस काम के लिए हम, तो हमारा काम है कि ये काम संपूर्ण हो जाना। आपके साथ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दिस इज अ डिफरेंट मैटर। और आपको पता है कि फौज में तो सिस्टम ही यही है, आपका देश पहले, फिर आपके जो पास काम करते हैं जो जवान, उनका वेलफेयर, उनका देखभाल करना, उनकी हर एक चीज़ को मतलब देखना कि दे आर वेल टेकन केयर ऑफ, फिर आप आते हैं। बिल्कुल। तो हमारे तो ट्रेनिंग ही ऐसी है। तो अब फिर वो 3-4 दिन हुए और बोला ऑपरेशन कराने, तो हम कोई 5-6 ऑफिसर्स थे, उनमें से एक ग्रेनेडियर्स के मेजर चौधरी थे, ये अमीर साहब तो मेरे कमरे में ही थे, एक हमारे मेजर सुरुए थे जो C कंपनी के थे, चार्ली कंपनी, जो दूसरी कंपनी आगे फॉरवर्ड में थी, अल्फा और चार्ली, वो आगे थे लड़ाई में,
लेकिन मैंने भी ज्वाइन किया था और मैं अपनी कंपनी में रहता था। वो चाली कंपनी में कहीं और जगह पोस्टेड थे, तो वो लड़ाई से पहले आ गए थे। वो 65 में भी लड़े हुए थे इसी फ्रंट पे। अच्छा, वो भी घायल हो गए, उनको भी गोली लगी। जैसे हम लोग लास्ट में हो तो मेजर साहब को भी। तो वहाँ जब गए तो बोला यार अब किसको, बोला हाँ भाई किसका ऑपरेशन करें पहले, तो सब ने बोला कि ये चाऊ का कर दो, ये सबसे छोटा है। तो वहाँ जब देखा तो सुरवे साहब, मेजर सुरवे, मेजर फलंडर, तो मैंने कहा सर आई एम GR चौधरी फ्रॉम अल्फा कंपनी, चाओ व्हाट अ प्लेस टू मीट। मेजर साहब ने बोला कि यार हैं, मतलब पाकिस्तान में पहली बार मिले मेजर साहब से, मेरी यूनिट के, वो भी घायल, उनको भी गोली लगी। एंड इट वॉज अ वेरी टचिंग मोमेंट। और वो बहुत ही ब्रेव, बहुत बढ़िया अफसर सुरवे साहब। तो पर हंसी आई कि व्हाट अ प्लेस टू मीट चाओ, है ना। फिर उसने ऑपरेशन, जब हमारे सारे ऑफिसर्स ने बोल दिया तो ले गए मेरे को अंदर। जब अंदर ले गए तो उस डॉक्टर ने पता नहीं क्यों ऐसे ऑपरेशन करने से पहले और लेके कोई अपना वो लेके कि मार दो। ओके। तो मैंने बोला कुछ नहीं, आई जस्ट केप्ट लुकिंग एट हिम। मतलब जो वो करना है जो करेगा, तो मैं सिर्फ उसको देखा ऐसे। एंड देन उसने मेरा ये ऑपरेशन किया, इसका भी किया, इसमें टाँके लगाए, ये आपने देखे होंगे। एंड यंगस्टर थे 20-21 साल के, तो कोई चीज़ का डर तो मतलब नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। जो भी है तो वो कर के फिर वो हम सब लोगों का एक एक करके वो हो गया और फिर वापस चले गए। मेजर हमीर के भी ऑपरेशन में काफ़ी लगा, उनके थाई या यहाँ लगी हुई थी और हाथ पे तो बहुत ज़ोर से यहाँ गोली लगी थी, तो उनकी हड्डी टूट गई थी ऊपर वाली। तो कई दिनों तक तो वो हाथ भी ऐसे रखते थे। ऑल्दो ही रिटायर्ड एज ए ब्रिगेडियर, VRC मिला उनको। मेजर सुरवे साहब को भी वीर चक्रा मिला जी, मेरी यूनिट के। नो देवर। तो अच्छा, फिर आपने अपना टास्क करना है, अपना वो करना है। एंड एक ही यूनिट से एवरीवन कैन नॉट बी recommended also, or even if recommended everyone doesn't get the award। तो भगवान देखता है ना किसने क्या किया, कि भाई the God will डिसाइड। नहीं, it will see, it will check your body and see your wounds, that किसने क्या वो किया है। You don't have to have, कोई तगमा लगाने से ही वीरता का वो नहीं होता है। तो फिर थोड़े दिन तक वो रखा, 2-3 दिन में और रिपेयर हो गए, और फिर हम लोगों को लायलपुर फोर्ट करके उनकी जेल थी, वहाँ ले गए जी। लायलपुर फोर्ट एक इतनी बड़ी उनकी सर्कुलर जेल है कि उन लोगों ने, हम लोग यहाँ पर जब स्कूलें खोल रहे थे, रोडें बना रहे थे, वो सारी चीज़ें डेवलपमेंट की कर रहे थे, हॉस्पिटल्स बना रहे थे, भाखड़ा डैम बना रहे थे, IIMs खोल रहे थे, IITs खोल रहे थे, वो लोग वहाँ पर जेलें बना रहे थे जी। 71 में, अब आप देखिए 47 में हम लोग आज़ाद हुए, दोनों में 24 घंटे का ही फ़र्क है। दिन में 12 बजे शायद उन्होंने अपना मनाया, और 24 घंटे भी कोई, अगले 12 हमने मना दिया अपना जी। तो इट वॉज अ सर्कुलर जेल। उनके यहाँ पर जो भी कैदी होते थे उनको, एंड जिस कमरे के अंदर मैं और हमारे एक कैप्टन मेहरोत्रा थे, उसके आर्टिलरी के, हम को आसपास में वो दे रखी थी, तो वो उस सेल में भुट्टो साहब रह चुके थे। अब भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए और बाद में सारा ये शिमला एग्रीमेंट वगैरह किया, लेकिन उसको भी अय्या साहब ने जेल में डाल रखा था। मतलब वहाँ पता नहीं लगता कि आज तो आप प्रेसिडेंट हो और कल आप जेल में थे, वो सब अनसर्टेन है। मतलब किसको कब जाना है, क्या करना है। अब वो प्राइम मिनिस्टर था, आप देखिए जो अभी प्राइम मिनिस्टर था इमरान खान, जी जी, कुछ भी हो सकता है वहाँ। हाँ, वहाँ कुछ भी हो सकता है। मतलब यू आर नॉट दिस थिंग। तो फिर लायलपुर फोर्ट चले गए, वहाँ पर हम लोग
टोटल करके 9 आर्मी के ऑफिसर्स थे और हमारे 500 सवा 500 और 540 के बीच में हमारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे। और उनके फिर एयरफोर्स के ऑफिसर्स भी थोड़े दिनों बाद में, 2-3 महीने बाद में या 2-2.5 महीने में, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, उनको भी ले आए। बिकॉज पहले एयरफोर्स ऑफिसर में थी वहाँ रावलपिंडी में, वहाँ उनको रखा हुआ था। जी। तो वो लोगों ने शायद एस्केप करने का कोशिश किया और वो पकड़े गए बॉर्डर पे कहीं। वही बहुत अच्छा उन्होंने, जो हमारे जो एयरफोर्स के ऑफिसर्स थे, पर somehow they were captured and they were brought back. But मतलब under all circumstances keep fighting. आप पूजा करते थे? पूजा वगैरह नहीं, पूजा मतलब जैसे अपना धर्म, जैसे आप हिंदू हैं तो। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जी। जैसे वो दाढ़ी बनाने के लिए आता था, मेरे तो कोई इतनी दाढ़ी उगी ही नहीं थी। तो एक वो आता था, उमर कैदी था नाई, वो दाढ़ी बनाएगा और मुझे गालियाँ देने लग गया, साला काफिर और मुसलमान कभी पढ़ा नहीं रहता और हम बदला लेंगे और तेरा लपटेंट तेरी माँ का और तेरे, अगर चुप तू साला काफिर। तो मैं बोला मेरी नहीं दाढ़ी बनानी। तो सामने वो गन लेके उनका वो संतरी खड़ा था, ऑयल लपटेंट करके, और फिर उसने शायद बताया होगा कि साहब ये तो दाढ़ी नहीं बनवा रहा है। तो फिर उनका अफसर आया थोड़ी देर में। मैं कहा सर मेरे धर्म के और जाति के बारे में कोई ऐसे मेरी यूनिट के बारे में बोलेगा तो मैं नहीं सुनूंगा। तो फिर ऊपर से कोई ऑर्डर वगैरह करके मुझे सेल में भेज दिया, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। जाके सब कपड़े शपड़े निकाल के, और एक वहाँ मच्छर और पता नहीं कुछ भी नहीं, एक गंदा सा। उसका साइज कितना होता है सेल का? छोटा था। हाँ। मतलब यू कैन हार्डली स्टैंड, खड़े भी नहीं हो सकते। हाँ, खड़े भी और पूरे चौड़े भी नहीं हो सकते। मतलब बहुत ही, जो हमको जहाँ रखा हुआ था उससे ये छोटा था। लेकिन आपको अंदर एक टॉयलेट है, और टॉयलेट और आप आसपास ही हैं, और सामने वो दरवाज़ा है लोहे की सरियों वाला। तो नेक्स्ट डे एक दूसरा नाई आया, तो उसने वो जब मेरा तो अपने आप ही वो शुरू हो गया। देखा मेरे बहुत मच्छर वगैरह काटे हुए, पूरे शरीर के अंदर मच्छर ही मच्छर काट लिए। और अच्छा, तो बोलो साहब जी, पीछे बाहर संतरी खड़ा है, लेकिन धीरे धीरे बोला 80 उधर सरगोदा, पता नहीं सरगोदा अपनी इस साइड में है, जो भी अपने पंजाब का कोई भी जगह का नाम लिया, उधरों आ गए और ऐसे हो गया। और फिर मैंने कहा भाई तुम, तो अच्छी तरह से उसने बात की कि हमारी ज़मीनें थी, और साड़ियाँ उत्थे ज़मीन सी, पता नहीं असी क्यों आ गए थे, कुछ नहीं रखा साहब जी ऐसे। मैंने कहा भाई तू किस लिए यहाँ पर? तो अच्छी तरह से उसने दाढ़ी वाड़ी बनाई। और फिर मैंने कहा यार मेरे को ये बहुत ज़्यादा ऐसे, क्या बोला साहब मैं कल आपको डिटॉल ला के दूँगा। तो फिर वो नेक्स्ट डे भी वही आया। तो फिर उसने अपनी भी कहानी बताई कि मैं ऐसे ऐसे जा रहा था बस के अंदर, और मेरी बहन को किसी ने छेड़ दिया, तो मैंने उसको चाकू मार दिया, तो फिर मुझे वो उम्र कैद हो गई, तो मैं इधर उस जेल में। हाँ, तो वो अब वो उसकी स्टोरी है, लेकिन वो हिंदुस्तान को बहुत याद करता था। जी। जगह का क्या नाम था ऐसे, सरगोदा अपने पंजाब में है कि उनके है, मुझे नहीं पता। अब आई डोंट नो। ही टॉक्ड अबाउट हिज ओन प्लेस एंड वहाँ मेरी ज़मीन है और अच्छा है। देखो साहब मैं पक्का नहीं हूँ, मेरा देखो ये राइट वाला हाथ कितना लंबा है। और वो संतरी सुने उससे पहले वो धीरे धीरे फिर वो मुझे वो नेक्स्ट डे दे गया वो। पर मुझे इतनी ध्यान भी नहीं आया कि ये डायरेक्ट नहीं लगाना है। तो मैंने वो छोटी सी जो शीशी थी वो पूरी की पूरी अपने, तो सारा मेरा बदन जल गया। तो अब जल गया वो तो कोई बात नहीं, वो तो नेक्स्ट डे फिर वो 2-3 दिन में ठीक भी हो गया। फिर उन्होंने वहाँ से निकाल के वापस ले गए मेरे को वहीं पे जहाँ हम लोगों का सेल था। तो कहने का मतलब, खाने में क्या होता था? खाने में मतलब खाना कैसा मिलता था? आप जो पूजा की बोल रहे थे ना, जी जी। तो अपने अंदर अंदर तो हम लोग अपने प्रभु को याद करते ही थे ना भाई। आप जिस भी यूनिट में जाते हैं, आपकी कोई भी यूनिट है, सपोज मुस्लिम कंपनी है और आप हिंदू अफसर हैं, तो आप उनके साथ उनका पूजा करेंगे। आपको तो सब पता ही होगा, आप मिलिट्री ऑफिसर की मिसेज हैं, मैडम हैं। और हम लोग तो गोरखास में ही थे, गोरखास तो देवी की पूजा करते हैं, और हमारे यहाँ दशहरा वगैरह सब पूरा वो होता है। और नेपाल और ये यहाँ के जो हमारे दार्जिलिंग और देहरादून के जो गोरखे होते हैं, ये हम लोगों जैसे ही हैं। और बट मन में आप याद करते थे उसको? हमेशा, वो तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। पर गॉड से भी पहले हम लोग अपनी यूनिट और हमारे देश को याद करते थे। मतलब ये
मतलब मैं अपनी अगर कहूँ तो मैं सच अगर आप बताएंगे तो यूं कभी भी नहीं कि भगवान हमारी रक्षा करे, हम खुद अपनी रक्षा करें तो भगवान हमारी रक्षा करेगा। मतलब हमारी ट्रेनिंग कुछ ऐसी थी, पर भगवान भरोसे कुछ नहीं थे। भगवान भरोसे रहने का मतलब फिर आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, यस, आप कुछ कर रहे हो, भगवान आपके से, ये ट्रेनिंग थी ज़रूर। बट मतलब आज भी अगर कोई लड़ाई अगर होगी और हम भगवान का नाम लेके ही अगर बैठ जाएंगे तो नहीं होगा, आपको लड़ना तो पड़ेगा। लड़ना ही पड़ेगा। Yes. हाँ, और यही हमारा था, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट मी। जी, तो ये जब आप जो बता रहे हो अभी ये जो धर्म वाली बात आई, तो वैसे आपने देख रखे हैं मेरे सब, तो मैं बता रहा हूँ कि शिमला एग्रीमेंट हुआ जुलाई अगस्त में, जुलाई अगस्त सितंबर जब भी हुआ, और शिमला एग्रीमेंट में जो भी एग्रीमेंट हो गया एज पर इंटरनेशनल लॉ कि भाई जो भी एरियाज हैं तुमने लिए हैं हमारे वो दे दीजिए और हमने जो लिए तुम्हारे वो दे दीजिए, वो सारा डिसाइड हुआ और कि भाई अपन सीज फायर कर लेंगे। हालांकि पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करना, चाहे कोई हो प्राइम मिनिस्टर, मतलब नहीं निकलता। बिल्कुल। लेकिन हमारा एक लिमिटेड एम, अगर पॉलिटिकली भी मैं बात करूं या मिलिट्रीली भी या जियो पॉलिटिकली भी बात करूं, तो अपने एक नासूर था ईस्ट पाकिस्तान, उसको काट दिया। जी, तो हम दोनों तरफ से पाकिस्तान से गिरे हुए नहीं, और उसका इलाज हो गया तो हमारा तो मेन अचीव हो गया ना। फिर उनका देश बना दिया, तो हमारे पास जो ये लोग आए हुए थे, सेकेंडरी ये था कि ये बंगाली लोग जो हैं बांग्लादेशी, ईस्ट पाकिस्तानी, अपने बांग्लादेश में जाए। तो हमारे जो बर्डन था, अकाल पड़ते थे उन दिनों में, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, और अमेरिका वाले वगैरह तो मतलब देवर सपोर्टिंग पाकिस्तान, किसिंगर और निक्सन तो बात ही नहीं करते थे ना, वो तो इंडिया को ही ब्लेम करते थे। जी, जी, लेकिन उसके अंदर भी बहुत ही स्ट्रांग रखे हमारी मिलिट्री लीडरशिप, हमारी स्पेशली पॉलिटिकल लीडरशिप, मतलब कि मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मेरे पास शक्ति है, मेरे पास हिम्मत है। और हमारा जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उन दिनों की, मिसेस इंदिरा गांधी हैं, डीपी धार साहब हमारे मॉस्को के अंदर वो गए, वो फॉरेन सर्विस में थे, वहाँ से वो करके तो उन्होंने बोला मैं 7 फ्लीट भेज रहा हूँ हमारी न्यूक्लियर या जो भी उनकी एटॉमिक, वो तो रशिया वालों ने अपनी भेज दी, तुम क्या भेजोगे, उससे पहले तो रशिया वाले आ गए। तो इतना बंदोबस्त करना, इतनी तैयारी करना, उन लोगों को बांग्लादेश वालों को ट्रेन करके मुक्ति वाहिनी बनाना, सबको खाना खिलाना, सबको प्रेम से रखना, अपने पेट पे गांठ दे के उनकी देखभाल करना, और बड़ी मुश्किल से बांग्लादेश लिया हमने। तो इस साइड में ये या अगर गड़बड़ नहीं करता तो हमें क्या जाना था। बिल्कुल। वो तो जब देखा कि यार वहाँ सारा हो गया तो मैं यहाँ ले लूँ, यहाँ क्या लोगे तुम, 48 में नहीं ले सके, 65 में नहीं ले सके, तो तुम 71 में क्या लोगे। ये झांसी की रानी से क्या लोगे, इंदिरा गांधी से कुछ नहीं ले सकते। तो फिर भी हम लोगों ने अपना एरिया वगैरह लिया, और उन्होंने 1-2 जगह वो भी आगे पीछे आए, पर क्लियरली इंडिया वॉज द विनर। और इतनी बड़ी विक्ट्री, इतना बड़ा एक देश में से एक दूसरा देश बना देना, हिस्टोरिक, यस, मिलिट्री हिस्ट्री में इतनी बड़ी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी कोई भी, इटली में अगर जर्मन वाले गए तो इटली को उन्होंने दूसरा देश नहीं बनाया, ठीक है ना, ये परमानेंटली आपने दूसरा देश क्रिएट कर दिया। ग्रेट विक्ट्री ऑफ इंडियन आर्मी, गोल्डन अक्षरों में लिखी हुई है बांग्लादेश बनाना, एंड सर ऊंचा हो गया। मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि आप शिवाजी, महाराणा प्रताप और थोड़ा सा आप बाकी को छोड़ दो, तो हिंदुओं की हिस्ट्री में अगर कोई क्लियर विक्ट्री मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद, जो सिंध में आके उसने हम लोगों को हराते, और फिर तो ये जितने आए मैं सबका नाम नहीं लूँगा, जी, जी, चाहे सोमनाथ को लूटा या चाहे कुछ भी किया, तो ये पहली विक्ट्री थी हिंदू आर्मी की। अगर आप उसको, हमारी तो हिंदू आर्मी नहीं है, हम तो सेकुलर है, तो इंडियन आर्मी की, बट उसको अगर आप आज की तारीख का टर्मिनोलॉजी में वो भी कहो, जी, जी, तो दिस वाज द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ द इंडियन आर्मी, जी, लेड बाय मिसेस इंदिरा गांधी, कश्मीरी पंडित, जनरल मानेकशॉ पारसी, अरोड़ा साहब
लेफ्टिनेंट जनरल सरदार जी, and most of the Navy and Air Force commanders, if you talk about them, it was a mix of all Indians. Yes. चाहे उनका धर्म हो, चाहे उनकी जाति हो, चाहे उनकी बोली हो, चाहे उनका प्रदेश हो, it was a mix, this thing. Greatest victory, मैं वो आजकल का वो वर्ड नहीं इस्तेमाल करता, against Islam by the Indian Army in the history of Indian history up to now, it was 1971. Whether you like it or not, it's a fact of life. अब उसके बाद में आप उनको दुर्गा कहें, आप कुछ भी कहें वाजपेयी साहब, ठीक है ना, तो हमने एक देश बना के सर ऊंचा कर दिया. अब मैं उसमें अपने आप को इंडियन गिनूं, कुछ भी गिनूं. और जहाँ तक ये जो बात करते रहते हैं ना, पाकिस्तान के अंदर मेजर हमीद साहब की 14 ग्रेनेडियर्स की मुस्लिम कंपनी थी. मुस्लिम कंपनी के जो जवान थे वो भी वहाँ कैप्चर्ड थे. तो ये शिमला एग्रीमेंट के बाद में हम लोगों को जितने भी थे उनको आर्मी ऑफिसर्स वाइव्स वो आवा करके जो एसोसिएशन, तो उन लोगों ने जैसे मेरे लिए गीता का गुटका, किसी के लिए कुरान की कॉपी, किसी के लिए गुरु ग्रंथ साहिब का गुटका, किसी के लिए बाइबल की कॉपी. जो पारसी थे उनकी कोई छोटी मोटी बुक है वो भी भेजी. 1-2 पारसी एयरफोर्स के ऑफिसर थे. मतलब हर रिलीजन की वो उसमें. फिर पनामा सिगरेट का 1-1 पैकेट, फिर छोटा सा नमकीन, थोड़े और कोई दूसरा, यूं करके वो पैकेट बना के बेचते थे. थ्रू भेजा. भेजते थे नहीं, एक ही बार आया थ्रू रेड क्रॉस. ओके. फिर वो सबको बांटा गया. फिर इन बिटवीन यहाँ तो सोच रहे थे कि भाई वो तो मेरा तो बिस्तरा ही भेज दिया उन्होंने, मिसिम बिलीव. मैं वही पूछने वाली थी कि यहाँ पे क्या खबर थी, मतलब आप. यहाँ तो बस कि भाई गया. जी. तो मेरी बुआ तो रोते रोते आ गई. और मेरे माँ और बाप बोले कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज मेरे पिताजी ये कोई पंडित जी के पास गए, उन्होंने बोला कि नहीं, उसके गोली वगैरह लग सकती है लेकिन मर नहीं सकता, ये टेवा आपने बना रखा है. टेवा भी जो मेरा बना रखा था, लकीली मेरे फादर गांव में थे, सरपंच थे, बहुत ही धार्मिक आदमी थे. तो हमारे यहाँ एक कोई महाराज थे, उनके साला या जो भी, मतलब ये दोनों साला फूफा में एक थे वो. तो भागीरथ जी महाराज वो जोधपुर महाराजा के पंडित थे. जी. तो वो आए, तो मैं उन्हीं दिनों में जन्मा हूँगा, तो मेरे पिताजी ने भी बोल दिया कि साहब ऐसे ऐसे लाओ इधर. वो टाइम टाइम देख के उन्होंने एक लिख रखा था पन्ना, वो लेके गए. फिर वो दूसरे पंडित जी थे वहाँ पर, एक सोजत के पास में गांव था, देवकी नंदन जी, उन्होंने देखा, बोला सवाल ही नहीं पैदा होता, ये मर ही नहीं सकता, इसकी लंबी उम्र है, लेकिन इस वक्त इसको मतलब खतरा बहुत है. तो इन्होंने बोला भाई मत आओ मेरा बेटा. फिर वो गांव के जो दूसरे थे कि मर गया, अभी ऐसे ही नाटक वाटक कर रहे हैं. और हाँ, पर somehow that is how it is. फिर उस वहाँ पर जब आप थे पाकिस्तान में, तो वहाँ से उन्होंने बुलवाया. ख्याल आया था मन में कि मैं वापस जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, ऐसा कभी आया होगा मन में? हमेशा यही था कि जो भी होगा जाएंगे नहीं. वो तो वो जब उसने जेसीओ ने बोला ना कि साहब गुटखा हमको देना, मैं कहा साहब अगर हम चले गए तो, कहने नहीं साहब मैं अल्लाह ताला से विनती करूँगा कि आप ज़रूर जाएंगे, अच्छे लोग भी हैं. जी. तो वो गीता वगैरह की मैं जो बात कर रहा था ना, इससे पहले कहा थे अपन, हाँ उन्होंने बुलवाया जी कि मैं सेकंड लेफ्टिनेंट GR चौधरी, राजोला चौधरी मोटाराम जी का बेटा, मैं राजोला गांव का, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, मेरी कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं कोई, जो उन्होंने बोला हमने बोल दिया, नाम ले लिया. और वो वाला रेडियो पे कई लोगों ने सुना, किसी ने दिल्ली में सुना, किसी ने जयपुर में सुना, किसी ने किसी और गाँव में सुना. तो नेक्स्ट डे वो सारे चले गए मेरे पिताजी के पास. फिर तो पक्का हो गया कि है आएगा. हाँ. फिर इन्होंने शिमला एग्रीमेंट के बाद में लेटर्स भी अलाउ किए. जी. तो लेटर भी आया. जी. तो 1-2 लेटर्स भी आए घर से मेरे पिताजी के लिखे हुए. मेरे छोटे भाई थे, उन्होंने भी कुछ उसमें बीच में अपनी लाइनें लिखी. हमने ये हमारे भी मतलब बोलते थे यू वांट टू राइट, तो हम लोगों ने कुछ लिखा होगा कि मैं ठीक हूँ, ऐसे हैं वैसे हैं, ये हो गया वो हो गया. अब वो शिमला एग्रीमेंट के बाद में थोड़ा ऐसा लगा कि यार वापस तो जाएंगे. तो भुट्टो साहब आए, उन्होंने सब ऑफिसर्स को बिठाया और जाओ, हमारे तो गाजी हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, भाई जाओ बोल दिया, तो हम तुम्हारे जो भी हैं वो हम
गाजियों को हाथ जोड़ते हैं, लेकिन तो ऐसा लगा। तो वो रेड क्रॉस वाले भी आए हुए थे उस वक्त, एक फ़ोटो भी खींचा था उन्होंने हम लोगों का। देयर आर सम फोटोग्राफ्स विद माय सन ऑल्सो, इफ़ यू वांट टू ऐड इन बिटवीन तो आप भले उससे पूछ लीजिएगा। Yes. बाद में भी वो आपको, आप जहाँ उनको डालना चाहते हैं। और ये पता लग गया, और ये फिर इन्होंने कह दिया। फिर उसके बाद में बोला कि यार तुम, अच्छा हम लोग क्या गुनगुनाते रहते थे भाई, और क्या करेंगे। अच्छा जब ये पनामा आ गई तो हम एक ही, मैं तो पीता ही नहीं था, तो जो एक दो पीने वाले थे वही पियेंगे। अच्छा सरदार लोगों को भी कोई, वो उन्होंने पीला नहीं है, वो एयरफोर्स के ऑफिसर थे, तो एक सरदार थे और कुछ जेसीओज वगैरह और बीएसएफ के जवान वगैरह भी थे। तो वो फिर एक ही वो, भाई तू ही खींच लेगा क्या मतलब ऐसे करके टाइम पास होता था। थोड़ा सा भी मतलब कहीं अंदर जाके और 15 मिनट बाहर नहीं आए तो वो आके देख के आते थे कि ये साले कहीं बाथरूम वगैरह से खोद तो नहीं रहे हैं। कभी आया नहीं मन में एक ख्याल कि कुछ ऐसा करते हैं, बिकॉज आप यंग थे उस टाइम पे, तो और भी ऑफिसर्स थे नहीं, बहुत सबने ट्राई किया, सारे दिन यही प्लानिंग करते कि कहीं से तो कुछ सुरंग वगैरह कुछ बनाते हैं, या भाई बाथरूम से ही बना सकते थे। जी वही होता है। पर बाथरूम से ही बना से पहले आप पीछे जाके, कई बार वो थोड़ा यूं देखता तो वो ऐसे करके, हाँ फिर वो आते थे और मारते थे किक वगैरह और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देते थे। लेकिन फिर भी हम लोग देखते थे बैरक के पीछे क्या है। पर आप बाथरूम में भी बैठे हुए हैं तो आपका गोडा दिखता है उनको, जो सामने सिपाही खड़ा हुआ है उसको आपका गोडा दिख रहा है कि आप बैठे हुए हो बाथरूम में, आप अपने एब्लूशंस कर रहे हो, देयर इज नो क्वेश्चन। और हाँ ऐसे ही कोई तारबंदी होती और यूनिट की होती तब तो सवाल ही नहीं पैदा होता, मरने के लिए तैयार रहते हम। लेकिन अगर आप सेलुलर जेल जो उन्होंने बनाई है उसके 3 पैरामीटर्स हैं। बाहर वाले में जीप्स और घोड़े, अंदर वाले के अंदर मोटरसाइकिलें, और उसके अंदर वाले के अंदर जहाँ पॉलिटिकल प्रिजनर्स और एकदम जो मतलब टॉप भुट्टो वगैरह को रखेंगे तब आप समझ सकते हो कि उनके लिए कितनी सिक्योरिटी इन्होंने कर रखी थी। एक माचिस भी आपने लगा दी तो भी उनको इन्फॉर्म हो जाता कि यहाँ पर ये कोई सिगरेट लगा रहा है। एवरीथिंग वाज उनका फुल प्रूफ, उनकी सिक्योरिटी यही थी, किया ही ये था उन्होंने। हाँ वहीं पे जब ये शिमला एग्रीमेंट वगैरह हो गया तो वो लोग तो, हम लोग गुनगुनाते रहते थे, मैं भी कुछ गाता था तो वो ऊपर से सिपाही भी ऑर्डर देगा, ओए लपटान गाना सुना। अब आप ना चाहते हुए भी कुछ भी गाएंगे। तो हम लोगों के कल्चरल प्रोग्राम भी हुआ, मेजर हमीर साहब सबसे सीनियर थे, उनके ऑफिसर्स ने बोला कि भाई हमारे जेसीओज वगैरह, हमारी जो लेडीज़ वगैरह और सब चाहते हैं कि आप लोग, तो थोड़ा सा कमेंडरी हो गया था कि भाई अब तो ये लोग हमारे भी कैदी, उनके कैदी बहुत थे, 1 लाख थे उस साइड से, फैमिलीज वगैरह मिला के वो 94,000 तो वो और बाकी वगैरह मिला के 1 लाख थे अपने यहाँ। क्या हम भी वैसा ही ट्रीटमेंट दे रहे थे जैसे वो देते थे? नहीं, मैं इस बात पे बाद में आऊँगा, बिकॉज वापस आने के बाद में फिर मैं गार्ड भी कर रहा था इलाहाबाद में जी। हमारी यूनिट तो थी कानपुर में, और इलाहाबाद में हमारी ड्यूटी लगी थी कोई महीने भर के लिए उनको प्रिजनर्स को गार्ड करने की, पाकिस्तानियों को। मेरी खुद की ड्यूटी लगी थी, आई वॉज ए प्रिजनर दिस साइड, और वो उनको तो सिनेमा दिखाना फर्स्ट क्लास। वो तो लेडीज वगैरह का भी उनको मिलना अलाउड था, मतलब उनका अलग ही सिस्टम था, बिकॉज कई लोगों की फैमिलीज थी, डॉक्टर्स थे, नर्सेज थी, फैमिलीज थी, उनका गदर था, पूरा का पूरा पाकिस्तान था वहाँ, हर चीज़। बस यही है कि वो सब कुछ उनका, और पाकीजा वगैरह दिखा रहे थे उनको, यू नो दे वर ट्रीटिंग देम वेरी वेरी वेल, मतलब पूरा एकदम सेट था मैम उनका। और हम लोगों को तो कोई शिमला एग्रीमेंट से पहले तो वो जो खाना आता था वो भी उसके अंदर आप उंगली डुबा दो तो बाहर निकल जाएगी, उसके ऊपर कुछ नहीं लगेगा। कैदियों का खाना देते थे। रेड क्रॉस वालों ने आके बताया कि इतना इतना राशन है, हमारा राशन जो जवान का है, जवान का राशन ऑथराइज्ड है आपको, तो जवान का राशन जो हमारा स्केल है उससे कम है उनका, वो भी नहीं देते थे। शिमला एग्रीमेंट के बाद में थोड़ा देने लगे, और फिर कल्चरल प्रोग्राम भी हुआ, वो लोग भी आए, तो वहाँ मैं वो एक बता रहा था ना वो मुस्लिम सोल्जर्स, तो पाकिस्तानी ऑफिसर कोई आया, तो कोई मेजर साहब या ऐसे कुछ करके, तो लाल खान एंड मुनीर खान, उन्होंने राम साहब, तो कैदी की ड्रेस में होते हैं काला पजामा, काला इस थिंग और पीछे क्रॉस लगा हुआ,
पजामे पे भी और इस पे भी। तो बोला अस्सलाम वालेकुम नहीं बोल सकता क्या? अच्छा। तो बोला साहब हम ड्यूटी पे हैं। तो क्या हुआ कि साहब हमारे कैनेडियंस में जो ग्रीटिंग है सीनियर्स को और ऑफिसर्स को वो राम राम ही है। ये वो मोमडन्स बोल रहे हैं। मैं आपको एम्फेसाइज करके बताना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम्स में वहाँ अगर थोड़ा सा भी उसके अंदर हेरा फेरी होती तो वो इस्लाम वालेकुम बोल देता, नहीं बोला। तो लॉयल्टी, इंटेग्रिटी और भारत के बारे में अपने यहाँ दिल में और दिमाग में रखना, ये किसी हिंदू से कम नहीं है। बहुत ही देशभक्त हैं वो। और यूँ तो आपको फलाना कुमार और फलाना जी और फलाना चंद ये जासूसी कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। अभी इन दिनों में भी आपने देखा होगा। तो 1% आप उनकी गारंटी नहीं ले सकते, तो 1% हम अपने वालों की भी गारंटी नहीं ले सकते। पर जहाँ तक देश का सवाल है, बहुत लॉयल हैं, बहुत लॉयल हैं, बहुत ही सही। क्या पाकिस्तान में रह के वहाँ के लोग, मतलब ऑब्वियसली आप अभी तक, मतलब मैं आपका पूरा एक्सपीरियंस से पूछूंगी, सिर्फ उसके हिसाब से नहीं, क्या पॉसिबल है कि पाकिस्तान में रह के आप पाकिस्तान मिलिट्री को आप कुछ आप शब्द कहो? क्या करते हैं वो लोग अगर ऐसा इन केस अगर ऐसा होता है तो? क्योंकि जैसे सिर्फ उसने राम आजकल कह रहे होंगे जी पॉसिबल है मिलिट्री सुन लेती है उनकी? नहीं 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 नहीं, इन केस अगर एक मतलब मिलिट्री को हमारे यहाँ भी नहीं करना चाहिए। कोई मिलिट्री को थोड़ी कुछ बोल। मिलिट्री से आप मुझे बताइए कि आज की तारीख में गर्व करने के लिए हमारी आर्मी, और जब मैं आर्मी बोलता हूँ तो मैं एयरफोर्स और नेवी को भी इंक्लूड करता हूँ, और इवन आप ये जो दूसरी फोर्सेज हैं जो जी पैरामिलिट्री वो भी आ जाती हैं जी। इनके अलावा क्या, किस पे आप गर्व करोगे? कहाँ डिसिप्लिन रहा है? सवाल ही नहीं पैदा होता कि पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान का कोई बंदा, पॉलिटिशियंस को छोड़ दीजिए, जी पाकिस्तान के आर्मी या आर्म्ड फोर्सेस को कोई भी अपशब्द कहे, सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारे यहाँ भी 99.99% नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर कुछ बिगड़ेल, सिर फिरे, एहसान फरामोश, देशद्रोही लोग अगर ये कर रहे हैं तो मैं मतलब ये इसको डिनाई नहीं कर सकता। जी कर रहे होंगे जी, लेकिन उनका कोई दूसरा इलाज नहीं है जो आप मतलब ऐसे देशद्रोहियों का कोई मतलब देन क्या इलाज होगा? उनका इलाज तो फिर पूरा ही होना चाहिए ना। क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं, कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है, इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए। किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत, क्या आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। तो जब आप वापस आए वहाँ से, तो मतलब पहली बात तो जब आपको पता चला कि वापस जा रहे हैं तो वो कैसा मूवमेंट था, और वापस आए तो कैसा, मतलब
अब सडनली एक दिन इन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई गवर्नमेंट से गवर्नमेंट का डिसाइड हुआ होगा, मिलिट्री से मिलिट्री में हुआ होगा, और हम लोगों को बोला गया कि भाई आप लोगों को रात वाली ट्रेन से ले जाएंगे चुपके से। अब ये वाली बात क्या है कि वहाँ पता लग गई, तो उन लोगों ने फिर वो प्लान चेंज करके कि भाई पाकिस्तानी हैं, रास्ते में कहीं ट्रेन को रोक दें, कोई रिस्क क्यों लेने का, कितनी भी मिलिट्री जाएगी तो हम अपने ही वो क्यों रिस्क लें। तो फिर उन्होंने रात में बसों में ले आए, वो लायलपुर से लाहौर ले आए ऑफिसर्स को, ऑफिसर्स मैस में ले गए, सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह कराया और वाघा बॉर्डर ले आए। वाघा बॉर्डर पे यहाँ पर हमारे जनरल हीरा साहब थे जो आए थे यहाँ पर। अब व्हाट वाज ही इन द आर्मी, मे बी एडजुटेंट जनरल या वॉट एवर इज ऑप्स के जनरल साहब होंगे, और दूसरे एयरफोर्स के भी ऑफिसर्स थे, सीनियर ऑफिसर्स थे। पंजाब गवर्नमेंट, एक ज्ञानी जैल सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और पंजाब गवर्नमेंट और अमृतसर के क्या बोलते हैं कलेक्टर और सारे वहाँ के वो लोग सब वहाँ थे। अनाप शनाप जनता थी जिसको दूर रख रखा था अमृतसर की ऐसे। तो फिर वो इनके कोई 2-1 हज़ार आदमी थे जो वेस्टर्न पे पकड़े गए थे, उनको और हम लोग जो 600 से कम थे, हम लोगों को लेके आए इधर और क्रॉस करके हम लोग आए। और फिर मिले यहाँ पर आके, तो यूनिट के भी ऑफिसर्स थे और ये हमारे करके फिर इन लोगों ने स्वागत वगैरह किया। फिर थोड़ी देर वहाँ पूछताछ करके और बसों में बिठा के ले आए। तो अमृतसर में स्वागत वगैरह करने के बाद में शाम को अच्छा प्रोग्राम किया, डिनर विनर किया। मुख्यमंत्री और सारे के सारे इनके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के सारे अधिकारी आए, हमारे जो भी जर्नल्स वगैरह वहाँ पर थे वो सब आए। ये जो ऑफिसर्स आए हुए थे दिल्ली से, हेडक्वार्टर्स वगैरह से सारे। और फिर रात में ही वो डिनर ख़त्म हुआ, पूरा हो गया, और उसके बाद में ट्रेनों में डाल के ये लोग आए। नेक्स्ट डे सुबह तो दिल्ली कैंट ले आए, और जगह जगह वो कैंट में और रास्ते में कहीं भी लगाए वो साढ़े शेर आ गए, और वो जगह जगह वो पंजाब और हरियाणा से होते हुए जहाँ जहाँ से वो ट्रेन आती है, आई डोंट नो, तो आ गए। और फिर कैंट पे उतार के वो लोग हम लोगों को अलग अलग जगह ले गए, और फिर अगले 2 दिन में डीब्रीफिंग वगैरह हुई। फिर दिल्ली की जनता ने बहुत बड़ा हमारा स्वागत किया। तो दिल्ली जो भी गवर्नमेंट थी उन दिनों में, जो भी सीएम थे, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दिल्ली और उन लोगों ने बहुत बढ़िया एक स्वागत समारोह किया। हम लोगों को प्रशस्ति पत्र दिए और दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, और दिल्ली की जनता वगैरह यूँ करके नीचे हम हैं दिल्ली के निवासी वगैरह कि आप लोगों ने देश के लिए ये वो बाएं दाएं ऐसे, और अच्छा वो था। वहाँ पे आपसे कभी कुछ ऐसा उगलवाने की, मारकर पूछने की कोशिश नहीं की? हाँ, गला पकड़ते थे पीछे से और भींचते थे और कई चीज़ें पूछते थे और ठुड मारते थे। अब एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट यार तुमको क्या पता सीओ के बारे में, खुद की पलटन के बारे में और अपने जवानों के बारे में, जो टास्क तुमको दी गई है, तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, तुम्हारा क्या है साला, और ये फिर वो बात करेंगे, अरे रडार कहाँ है तुम्हारे, और फलानी चीज़ कहाँ है, और ये कुछ भी ऐसे हाई फ्लाइंग चीज़ें पूछेंगे। उनको पता है कि इसको नहीं पता। तो वापस जब आप वापस आए, तो वापस अपनी यूनिट में, तो वहाँ पे भी आपसे पूछा गया होगा कि यहीं पे दिल्ली में ही डीब्रीफिंग हुई। जो आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं वो सब देखते हैं कि भाई ये साल भर से थोड़ा कम वहाँ रह के आया है, कहीं बदल तो नहीं गया, कहीं इंडोक्ट्रिनेट तो नहीं हो गया, कहीं इसका ब्रेन वॉशिंग तो नहीं हो गई। तो वो सबको ब्रेन वॉश करने का भी ट्राई किया होगा ना उन्होंने कि हाँ कन्वर्ट हो जाओ एंड हारे हुए थे ना ज्वाइन, एक्चुअली। अगर ये हाँ वो तो एक बार बोला एक अफसर ने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर। पाकिस्तान आर्मी में आ जा, तो मैं कह सर मैं इधर जन्मा होता तो पाकिस्तान आर्मी का जवान होता, और मैं उधर जन्मा हुआ हूँ इसलिए तो अब हूँ तुसी रहन दो। मतलब इतना तो हम नहीं कह सकते थे, लेकिन मन में मतलब यही आता था कि अब ये क्या आपको चीर के तो 2 नहीं कर सकता, एक पाकिस्तानी और एक हिंदुस्तानी, लेकिन इतना ही कि सर। और बाकी दूसरी कई चीज़ें करते थे। हमारे जो दूसरे कुछ छोटे मोटे जो जवान थे उनको इधर उधर ले जाएंगे, उनको बोलेंगे मोटा गोश्त खिलाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, और हाँ क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को इधर उधर करने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग जानते थे कि ऑफिसर्स तो इधर उधर होंगे नहीं, लेकिन जवानों में उन्होंने करने की हारे हुए थे। मोरल उनका बहुत डाउन था, पता था कि यार आधा तो देश ही चला गया उनका, और अपना जनसंख्या वाइज तो ज़्यादा था, वो बड़ा था, तो ये लोग सब कर सब रहे थे। लेकिन अब
मेरे हिसाब से कोई भी जवान नहीं होगा। हाँ वो हो नहीं सकते। इंडिया विक्टोरियस था, इतनी हमारी ट्रेनिंग है और मुझे अब मैं 100% जी से 99.99% कह सकता हूँ कि कोई भी कभी नहीं। ब्रेन वॉश नहीं हुआ होगा। दिल्ली में जैसे आपसे डीप ब्रीफिंग हुई तो उसमें मतलब आपका कितना टाइम आपको ऑब्जर्व किया? मेरे को तो नहीं 5-7 दिन रखा जी। लेकिन हम लोगों को फिर वो दिल्ली में स्वागत कर रहे हैं, लोगों से मिला रहे हैं, दूसरी वो कर रहे हैं, दैट वाज देन छुट्टी दे दी घर जाओ। लेकिन मतलब मुझे तो उसी दूसरे दिन ही मतलब कि भाई गए, आधा घंटा भी ब्रीफिंग नहीं 20 मिनट, और उनको सब पता है कि भाई कहाँ कहाँ लगी, क्या हुआ क्या नहीं। यूनिट भी तो बोल देती है ना कि भाई क्या था। तो मेरे को, मेजर हमीर सिंह को, मेजर चौधरी को, एयरफोर्स वालों को थोड़ा घना पूछा बिकॉज उन्होंने ट्राई वगैरह किया था, पर वे वर ऑल क्लियर्ड विद इन 2-3 डेज। मतलब जहाँ तक मुझे पता है हम लोगों को बीकानेर हाउस में रखा। बीकानेर हाउस वाले हमारा हमेशा स्वागत करते थे। राजस्थान वाले, राजस्थान गवर्नमेंट के, राजस्थान के ऑफिसर्स, राजस्थान के जो भी यहाँ पर थे, और फिर वो छुट्टी दे दी। छुट्टी गए तो आप देखिए जोधपुर से शुरू हुए ट्रैक्टर्स और गाड़ियाँ और जीपें और ठेठ 45-50 किलोमीटर तक, मतलब मेला ही मेला, और पूरा ठेठ गांव में बहुत बड़ा मेला, सब लोग देखने के लिए आए और बहुत खुश थे, बहुत खुश थे मतलब मेरे को। और यूनिट भी बहुत खुश थी। और छुट्टी वुट्टी करके फिर हम अपनी देहरादून गए। मेरी यूनिट उन दिनों में शायद सिक्किम चली गई थी, 3rd 9GR। तो एक दूसरा ऑफिसर था स्वीटन्स करके, वो जो अल्फ़ा कंपनी, हमारी कंपनी में से दो प्लाटून्स के हम लोग जो कंपनी का प्लाटून कमांडर थे, तो स्वीटन्स को 2nd 9GR दे दी थी और मुझे 3rd 9GR। तो मेरी 3rd 9GR ही थी, लेकिन समाउ स्वीटन्स मेरे से थोड़ा सीनियर था, वो लेफ्टिनेंट था, फिर वो NDA वाला था, उसने मैनेज कर लिया कि मैं वापस यूनिट में जाऊंगा, मुझे 2nd 9 भेज दिया। तो वैसे तो एक बार तो मुझे ठपका लगा कि यार ये कैसे हो सकता है, लेकिन अब कोई तुम्हारा ऊपर कोई ज़्यादा कोई बड़ा बैठा हुआ नहीं है तो जैसा है। लेकिन इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मैं यहाँ पर लड़ाई से फारग हुआ ही नहीं, और थोड़े दिन कानपुर के अंदर यूनिट थी और हमारी पोस्टिंग हो गई त्रिपुरा, फिर मिजोरम। तो मेरी बाकी जो सर्विस थी शॉर्ट सर्विस कमीशन की, वो ट्रेनिंग पे तो मैं गया, BSW पे गया, कमांडो कोर्स पे गया, YOS पे गया, वो सब किया मैंने, ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस वगैरह कोर्स किया। पर मोस्टली वी वर फाइटिंग दी इंसर्जेंट्स इन मिजोरम। मतलब मेरी जो सर्विस है, चाहे वो वॉर के दौरान पाकिस्तान में रहने की और लड़ाई लड़ने की पहले 15 दिन, या ये जो 14 दिन 13 दिन वो लड़ाई, और दूसरा ये मिजोरम का, ऑलवेज इन फील्ड एरिया एंड ऑलवेज वॉर लाइक कंडीशंस। वो हमारे देश के ही लोग थे। मिजोज बहुत अच्छे, बाद में जब ये हो गया तो ये लोग हमारे देश के हैं, मोस्ट एजुकेटेड स्टेट है केरला के बाद में। कुछ उन लोगों की डिमांड्स थी, तो लालडेंगा साहब वगैरह ये इंसर्जेंसी कर रहे थे। लालडेंगा साहब को पकड़ा तो मेजर मैनन ने बोला हमारे CEO को कि सर इसको चाऊ को भेजो, इसको मिजो लैंग्वेज भी आती है और मेरे साथ में करो। तो बोले यार टास्क तो तुमको दिया। तो उसने ब्रिगेड से और डिव से लेके मेरी प्लेटून साथ लगाई। वो इन्फॉर्मेशन था कि लालडेंगा साहब आजकल यहाँ है, तो उनको पकड़ा। तो आई वॉज देयर। मैंने उनसे मेजर टॉक में बात की जी। और मतलब जो घेरना करना और वो सब जैक वालों ने किया, बट आई वॉज देयर। तो इवन दैट टाइम ऑल्सो कि भाई उसको लाओ, और फिर कहीं भी कोई कैप्चर करना है, चाहे भैरवी के अंदर कोई टेररिस्ट आ गए हैं, उनको सराउंड करके मुझे वो भेजेंगे। माई CEO विल से चाऊ जा तू। हाँ, एक कोई टेररिस्ट ने पकड़ा कहीं से, वो उगाई कर रहा था वहाँ पर कोलासिब में। जिस दिन तनख्वाह होती है वो बाहर बैठ के वो पट्टा उगाई कर रहा है। जैसे ही कोई भी वो उनके जो गवर्नमेंट के जाते हैं ना, तो वहाँ से उनसे वो पैसे ले रहा है। तो समाओ पहले तो जाते नहीं थे, पता है कि आज ये टेररिस्ट सारे इधर उधर होंगे और उनके पास पिस्टल वो कहीं भी। CEO ने बोला चाओ, तो मैं तो चला गया और एक को पकड़ के ले आया रंगे हाथों। सिनेमा के बाहर था वो जी। और वहाँ जो भी जा रहे हैं उनसे वो भी ले रहा है, और उसके पास में ही वो टाउन हॉल था या जो भी था जहाँ से वो गवर्नमेंट का वो देते हैं, लेके आ गया और बिठा के जीप में। और
ले गए। जी। तो फिर उससे पूछताछ वगैरह की, पूछताछ की और सारी की सारी चीज़ें की। तो उसने बोला कि ये वगैरह तेरा कहाँ हेड ऑफिसर का, तो उसने पट्टे ने जो भी हमको बताया। अब सीओ साहब ने बोला कि यार चाहो इसको ले जाओ वहाँ पर। तो तुरियल रिवर से होके हम लोग कोई 30-40 किलोमीटर यहाँ से वहाँ, और वो बड़ा बहुत तेज़ था वो। तो वो चल रहा था। अब हम भी उसको मतलब पाँव बांध देंगे या हाथ बांध देंगे तो वो कैसे चलेगा। तो हम लोग भी सोचते भाई जहाँ भी ले जाएगा सब खूता और यूँ, तो जितना बोलेगा हाँ मतलब जितना वो खीता खूता जितना ही वो करेगा इतना ही दूर मुझे खूता मतलब नज़दीक, उनका एक वो तरीका होता है। तो फिर उसने किसी जवान को धक्का दे के ही जस्ट वांटेड टू थ्रो हिम इन दी तुरियल रिवर, और रिवर भी बहुत ही ऊंडी थी। तो भागने की उसने कोशिश की, उसकी गन वगैरह छीन के। तो देन उसके साथ जो एनकाउंटर हुआ उसमें उसको मार दी। हाँ, वो उसने कुछ नहीं बताया। 3-4 दिन तक हमको लेके घुमा इधर उधर, और बांग्लादेश गया साहब, मैं वहाँ पर था, और वहाँ पर बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था उससे पहले। तो ये ऑपरेशन भी हमने किया। मतलब जहाँ भी मिजोरम के जो एक तो बाप ने आके बोला साहब ये मेरा बेटा है, वहाँ जाता रहता है और ये गड़बड़ करता है आप इसका। तो मैं फिर उसको ले आया और उसको बहुत उसका समझाने की कोशिश की, नहीं हुआ तो बोला कि डेली आएगा तू यहाँ पर। और उसका पापा हवलदार से रिटायर्ड था, आसाम रेजिमेंट से, आसाम राइफल से, आसाम रेजिमेंट से फौजी था जी। तो बोला कि साहब ये उल्टा पड़ जाएगा और आप जरा तो थोड़ा तो बहुत अच्छे बहुत। और एक किताब भी लिखी हमने जी। एक मिजोज़ की उत्पत्ति पे, ये काचिन्स और चिन्स हैं, ये बेसिकली कहाँ से आए, ये बर्मा और ये चाइना वगैरह का जो हमारा जो बॉर्डर है वहाँ से आए, फिर इनकी क्या उत्पत्ति है, कैसे आके यहाँ बसे, कैसे क्रिश्चियंस बने। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह की यूनिट्स आई, वो जो पादरी आए, तो ये लोग तो अपना इनका धर्म वो आदिवासी धर्म ही है। कोई भी बड़ा पेड़ हो गया, बड़ी नदी हो गई, बड़ा पत्थर हो गया, बड़ा पहाड़ हो गया, एनीथिंग बिग, और बहुत सिंपल। और वो फिर लालटेंगा साहब का होने के बाद में अपने देश में जो भी प्रधानमंत्री या जो भी थे मुझे नहीं पता, तो वो समझौता हो गया, उनको मुख्यमंत्री बना दिया, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो जीत गए जी। आज की तारीख में मिजोरम सबसे शांत प्रदेश है। मतलब आप देखिए मणिपुर में गड़बड़ हो रही है, आप देखिए नागालैंड में कभी भी, आसाम तक में कई बीच में वो गड़बड़ हुई, त्रिपुरा में भी कभी कभार हो जाती है, इतना तो वो नहीं है। ये शिलोंग वाला मेघालय, आई डोंट नो मच अबाउट, अरुणाचल भी अभी ठीक है, बाकी कुछ न कुछ तो होता रहता है। लेकिन मिजोरम एक बार वहाँ से इंसर्जेंसी हट गई, उसके बाद शांत। बहुत अच्छे तो फुटबॉलर है वहाँ के, बहुत अच्छे बॉक्सर्स हैं, बहुत अच्छा म्यूजिक है, और बहुत ही लॉयल, बहुत बढ़िया। एंड व्हाट अ स्टेट। तो मैं वहाँ रहा हूँ जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे उनकी लैंग्वेज भी आती है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं आपसे मिल पाई। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू मैम, आपने हमें बुलाया। और सिर्फ जाने से पहले मैं यही बता रहा हूँ कि इंडियन आर्मी इज़ द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, यस। एंड इट इज़ सेकंड टू नन। जी। मतलब और जो मेरी रेजिमेंट है 9GR, उसमें से चाहे सेकंड 9GR हो चाहे थर्ड 9GR हो, आई हैव द प्रिविलेज ऑफ सर्विंग इन बोथ बटालियंस। फैंटास्टिक, डिसिप्लिन, टफ, वेल ट्रेन्ड एंड वेरी मोटिवेटेड। जय हिंद। जय हिंद। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट, प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। मुझे बहुत मज़ा आया। कुछ आपके सवाल हैं तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, हम कमेंट्स ज़रूर पढ़ते हैं। इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी क्लिप्स आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएंगी, द ममता पॉडकास्ट क्लिप्स। उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट पार्ट है आप उसको शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।